आज आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे पार्ट टू एग्जीक्यूशन को। मैं आपको दिखाना चाहूंगी एक बार मेरठ के थ्रू। देखो क्या क्या पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पे देखिए, तो प्रिलिमिनरी वाला ये पोर्शन हमने अच्छे से किया है। देन पार्ट वन सूट इन जनरल, ये यहाँ से लेकर 25 तक ये हमने बहुत सही से, मैंने आपको नोट्स के थ्रू करवाया है पूरा अच्छे से। देन आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, पार्ट वन का ही पार्ट है ये। और ये हमने पूरा सारा यहाँ तक समन टू पर्सन ये सब हमने कर लिया है। मैं आपको बताना चाहूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना। ये पार्टीज पे, मतलब प्लेंटिव डिफेंडेंट पे, विटनेसेस पे और एनी पर्सन, सब पे अप्लाई होता है। ये क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जा रहा है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है। और फिर ये वाला पोर्शन हमने जजमेंट एंड डिग्री ऑर्डर 20 के साथ कवर किया था, आप सभी को याद होगा। इंटरेस्ट वाला पोर्शन किसी भी ऑर्डर से कनेक्टेड नहीं है, ये हम कर चुके हैं। ये कॉस्ट को हम कर चुके हैं ऑर्डर 20 ए के साथ में, ऑर्डर 20 ए के साथ में हम कर चुके हैं। नाउ कम्स टू दी पार्ट टू विच इज डील विद द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन क्या होता है सबसे पहले तो, कि देखिए यहाँ तक सारा काम हो चुका है, कि यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं ऑर्डर 20 ए तक। ठीक है, 1 टू लेकर 20 ए तक का पोर्शन जो है ना, यहाँ पे देखो 1 से लेकर 35 बी सेक्शंस है। और इन्हीं सेक्शंस के अंदर कहीं ना कहीं हमारे ऑर्डर 1 टू 20 ए तक कनेक्ट होता है। 1 टू 20 ए तक कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे हम पार्ट टू जो कि एग्जीक्यूशन पढ़ रहे हैं, जी इस एग्जीक्यूशन की कनेक्टिविटी है हमारे ऑर्डर 21 से। देखिए ऑर्डर 20 ए के बाद क्या आएगा, ऑर्डर 21। तो ऑर्डर 21, तो हमने अभी तक 1 टू 20 ए और सेक्शन 1 टू 35 बी को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। इसमें ऑर्डर 11 12 और 13 हमारा रिमेनिंग है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करेंगे वो पारुल मैम आपको करवा देगी। वो आपको करना है, मैंने आपको उसमें इंपॉर्टेंट तो टिक करवा दिया। ठीक है, तो वो आप कर लेंगे पारुल मैम के साथ में। इसके अलावा हमने यहाँ तक कर लिया। अब मेरा कोशिश ये है कि आपको ऑर्डर 21 और यहाँ से लेकर ये पोर्शन कवर करवा दूं। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे ये है हमारा 36 से स्टार्ट है और एंड देखते हैं कहाँ पे इसका, 74 पे इसका एंड है। तो यहाँ तक मेरी कोशिश होगी कि मैं आज और कल की क्लास में आपको कंप्लीट करवा दूं। देन आफ्टर आपका ये पोर्शन है, देखो ये पोर्शन काफी इजी है और ऑर्डर 27 के साथ लिंक होगा। ठीक है, ये पोर्शन आपका बहुत ही इजी है। ये वाला आपका 20, नहीं नहीं, ये किससे कनेक्ट होगा, 27 से तो ये कनेक्ट होगा सूट बाय एंड गवर्नमेंट। ये इसका कमीशन के लिए ऑर्डर कौन सा है, कोई बताएगा मुझे, एकदम से क्लिक नहीं हो रहा। 27 26 आई थिंक, 26 कमीशन का, एक बार देख लीजिएगा। यस मैम। है ना, 26 है कमीशन का, सॉरी। 27 गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला, इसके बाद ये वाला पोर्शन हमारा लीस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम थोड़ा बहुत ही करेंगे जो पारुल मैम आपको करवाएगी। इसके बाद ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला, इसमें हमने ये तो कर लिया, सेक्शन 89 कवर कर लिया हमने ऑलरेडी। ठीक है, इसके नीचे वाले पोर्शन में अब देखो ऑलमोस्ट इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है यहाँ पे। ये 74 आपको खत्म होता है ना, मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया। 74 1 टू 21 तक ऑर्डर करवा दूंगी मैं आपको, जिसमें बीच वाले दो तीन है हमने देखा था। और सेक्शन 1 टू 74 मैंने आपको करवा दिया। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे 60% सीआरपीसी कंप्लीट कर ली है। 60% मैं कम बोल रही हूँ वैसे, 65% सीआरपीसी हमने कंप्लीट कर ली, 65%। अब बचे ओनली 35। और उस 35 में भी मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, 35 में भी सिर्फ आपके 20% इंपॉर्टेंट है, ये 15% कोई काम का नहीं है। ये जो ऑर्डर्स हैं, 32 ए, 34 35, 35 तो इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे ऑर्डर्स भी आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब एक बार हम स्टार्ट तो करते हैं पहले 36 को, यहाँ पे एग्जीक्यूशन। तो देखते हैं पार्ट टू एग्जीक्यूशन, सेक्शन 36 टू 74, और 21 एग्जीक्यूशन। कितने रूल्स है ये ध्यान रखना, एग्जीक्यूशन में कितने रूल है, 1 टू 106 रूल है। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू टच होता है यहाँ पे, कितने रूल्स, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट ऑर्डर है ये 21 106। और इसको इस ऑर्डर से सबको डर लगता है, पर इसमें हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करने वाले हैं, हर कुछ नहीं करने वाले। तो देखिए एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब प्रोसेस ऑफ इन्फोर्सिंग कोर्ट डिक्री एंड ऑर्डर। कोर्ट की डिक्री एज वेल एज ऑर्डर को कैसे इन्फोर्स करवाना है। क्या हम किसी पर्सन, अगर मान लीजिए मेरे फेवर में डिक्री है,
तो हम क्या करेंगे, किसी पर्सन को अरेस्ट कर लो या फिर उसकी प्रॉपर्टी का अटैच कर लो, प्रॉपर्टी को सोल्ड कर दो, प्रोक्लेमेशन कर दो, तो वो सारी प्रोसेस जो होती है ना, वो एग्जीक्यूशन के थ्रू, वो से हम एग्जीक्यूशन बोलते हैं, प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में एप्लीकेशन कब लगानी है, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, कौन सी कोर्ट करेगी, कौन सी कोर्ट नहीं कर सकती, अगर कोर्ट एग्जीक्यूशन करती है तो कौन कौन से क्वेश्चन डिटरमाइन कर सकती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी एग्जाम्प्ट हो सकती है, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पे कवर। सेक्शन 36 ये बात करता है कि हम जब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की, तो ये जो एग्जीक्यूशन है, ये जो एग्जीक्यूशन है, न केवल डिग्री पर बल्कि ऑर्डर पे भी अपना है। एप्लीकेशन टू ऑर्डर मतलब, आप ऐसे मत समझना कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर भी होता है। क्लियर है क्या सभी को? बताइए एक बार रेज हैंड करके प्लीज। क्लियर है क्या? मेरी वॉइस सभी को आ रही है? मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही है? गरिमा ने रेज हैंड किया है। 6 स्टूडेंट्स है, प्लीज बताइए। और गरिमा के अलावा शगुन, नेहा, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं ऑर्डर 37, कोर्ट विच पास्ड अ डी। मतलब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है, जब हम पूरे एग्जीक्यूशन के इस पार्ट को और इस ऑर्डर को डिस्कस करेंगे तो बार बार एक शब्द आएगा, कोर्ट विच पास्ड अ डिग्री, बार बार आएगा। देखते हैं हम कहाँ कहाँ पे आएगा, मैं बताऊंगी। पर इसका मतलब क्या होता है, देखो, कोर्ट विच पास्ड अ डिग्री, सपोज करो मैं एक सिविल कोर्ट हूँ, नॉवल, ठीक है, जूनियर डिवीजन, मैंने कोई डिग्री पास करी है, तो आप बोलोगे कि रश्मि मैम की कोर्ट ने डिग्री पास की है, मतलब रश्मि को मैम इज द, रश्मि मैम की जो कोर्ट है विच पास्ड अ डिग्री, मतलब विच एक्चुअली पास अ डिग्री, जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है वो तो कोर्ट विच पास डिग्री होता ही है। पर हम यहाँ पे समझना, सपोज करो मेरा कोर्ट है और मेरे कोर्ट की अपील जो है वो गरिमा के कोर्ट में जाती है, मेरे कोर्ट की अपील जो है वो गरिमा के कोर्ट में जाती है, और गरिमा अपीलेट कोर्ट है, ठीक है। अब मैंने ये बोला, अब हमारा केस चल रहा है नेहा और शगुन के बीच, नेहा प्लेंटिफ है, शगुन डिफेंडेंट। अब कोर्ट ने डिग्री जो है ना शगुन के फेवर में दे दी, तो शगुन कौन हो गई? डिग्री होल्डर, जिसके फेवर में डिग्री और जिसके अगेंस्ट में डिग्री और ऑर्डर होता है, वो कौन होता है? जजमेंट डेटर। अब जब जजमेंट डेटर का दिमाग खराब हो गया, अब यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे मेरी कोर्ट के पास में केस चल रहा था, रश्मि, मेरी कोर्ट के केस पास चल रहा था, तो मैं कौन हो गई? मैंने डिग्री पास की है, मैंने शगुन के फेवर में डिग्री पास की है, शगुन डिग्री होल्डर है, तो कोर्ट विच पास डिग्री मतलब मैं हूं। सपोज करो नेहा का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि जो डिग्री पास हुई है वो नेहा उससे सेटिस्फाइड नहीं है, नेहा के अगेंस्ट में डिग्री पास हुई है, तो नेहा ने मेरी अपीलेट कोर्ट है गरिमा की, गरिमा की जो कोर्ट है वो मेरी अपीलेट कोर्ट है, उसमें गरिमा ने, उसमें नेहा ने अपील लगा दी। अपील में कोर्ट ने जजमेंट जो है वो नेहा के फेवर में दे दिया। अब नेहा इस केस में डिग्री होल्डर है और शगुन इस केस में जजमेंट लेटर हो गई है। अपीलेट कोर्ट ने मेरा जो दिया गया जजमेंट था उसको रिवर्स कर दिया। ये क्लियर हो गया? अब इस केस में यहाँ पे डिग्री दूसरी बन चुकी है, ठीक है, डिग्री जो है रिवर्स करके दूसरा ऑर्डर पास कर दिया कोर्ट, अपीलेट कोर्ट। तो नाउ यहाँ पे पहले कौन था? कोर्ट विच पास डिग्री मतलब मैं। अब केस की अपील लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती, तो मान लो अपील लगा दी गई क्योंकि अपीलेबल ऑर्डर है या फिर अपीलेबल डिग्री है, तो इस केस में जो गरिमा की कोर्ट है ये अपीलेट कोर्ट है। अब आप बोलोगे मैम गरिमा की कोर्ट ने अगर डिग्री पास की है तो गरिमा की कोर्ट जो है ना वो होगी कोर्ट विच पास अ डिग्री, पर ऐसा नहीं होता। अगर अपीलेट कोर्ट कोई डिग्री पास करता है तो उसका एग्जीक्यूशन भी मेरी ही कोर्ट करेगी, मतलब मेरे जो सुपीरियर, मेरे अपीलेट कोर्ट जो है, अगर कोई वो डिग्री पास करता है तो उसको एग्जीक्यूशन जो है ना उसकी करवाने की ड्यूटी मेरी होगी। समझ गए? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच एक्चुअली पास अ डिग्री, वो तो कोर्ट विच पास अ डिग्री होता है, इट ड्रीम टू इंक्लूड वेयर डिग्री टू बी एग्जीक्यूटेड पास बाय अपीलेट कोर्ट, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब मेयर। अगर अपीलेट कोर्ट ने डिग्री जो एग्जीक्यूट की जानी है वो पास की है तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस मेरा कोर्ट होगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? किसी को यहाँ पे डाउट है तो प्लीज पूछिए।
वॉइस स्लो आ रही है मेरी। अब क्लियर है क्या अनुराग? आवाज आ रही है? हाँ मैम अब ठीक है। सब ठीक है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे समझो, ये मेरी कोर्ट थी, मैंने डिग्री पास की थी, मैंने डिग्री पास की थी। ठीक है, अब सपोज करो मेरा कोर्ट सीज हो गया, मेरा कोड सीज टू एग्जिस्ट किसी भी कारण से सीज हो गया। अब होता है ना कि भाई अलग अलग एरियाज बनते हैं, जो भी है, मेरा कोड सीज हो गया, सीज टू एग्जिस्ट हो गया, या फिर सीज टू हैव जुरिडिक्शन। मैंने क्या करा, एक डिग्री पास कर दी, ठीक है, आज 14 मई को। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद मेरे पास जुरिडिक्शन नहीं है, क्योंकि क्या हुआ कि राजस्थान में अमेंडमेंट हुए और मेरे कोर्ट का जुरिडिक्शन कम कर दिया गया। जो सिविल कोर्ट थी, मैं मेरा जुरिडिक्शन कम कर दिया, तो मेरे पास अब जुरिडिक्शन नहीं है, या फिर मान लीजिए कोई भी रीजन से मेरा जुरिडिक्शन ले लिया गया, मेरे को कोई दूसरा जुरिडिक्शन दे दिया। हो सकता है, देखो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसकी डीलिंग में ज्यादा यहाँ पे नहीं करवानी करने वाली। ओवरऑल क्या है कि 14 मई को मैंने डिग्री पास की थी, और कुछ दिनों बाद ही मेरे साथ ये दोनों कारण हुए। 30 मई को या तो मेरी कोर्ट सीज हो जाती है, या फिर मेरा जुरिडिक्शन सीज हो गया। अब इस केस में एग्जीक्यूशन कौन सी कोर्ट करेगी? भाई डिग्री तो मेरी कोर्ट ने पास की थी 14 मई को, अब मेरी कोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, फिर मेरे पास जुरिडिक्शन नहीं है। तो पहले हम बात करते हैं, जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है वो ही एग्जीक्यूट करवाएगी। अगर अब इस कोर्ट की अपीलेट कोर्ट ने पास की तब भी डिग्री यही कोर्ट एग्जीक्यूट करवाएगी, पर अब ये कोर्ट तो है ही नहीं, किसको एप्लीकेशन लगाए एग्जीक्यूशन की? तो यहाँ पे बात ये होती है कि 30 मई को ये कोर्ट सीज हो गई। अब सपोज करो यहाँ पे वही शगुन है, शगुन चाहती थी कि जो 14 मई को डिग्री आई है उसका एग्जीक्यूशन करवाने के लिए शगुन क्या करी, इस कोर्ट के पास गई, मेरे कोर्ट के पास आई, पर देखा मैम का कोर्ट तो है ही नहीं। तो शगुन ने फिर 37 के बी में एक पॉइंट पढ़ा, इसमें ये बात लिखी हुई है कि जिस दिन एप्लीकेशन लगाने शगुन आ रही है, सपोज करो शगुन जो है ना 1 जून को एप्लीकेशन लगाने गई यहाँ पे, तो इस शगुन को पता चला कि 30 में, मतलब एक दिन 2 दिन पहले जो है ये कोर्ट एक्सीज हो गई, जुरिडिक्शन नहीं है इस कोर्ट के पास। तो 1 जून को जिस दिन शगुन एप्लीकेशन लगा रही है, उस दिन उस दिन उस दिन की डेट को जो भी कोर्ट शगुन के इस केस को, जो कि मेरे कोर्ट में चल रहा था, हैंडल करने के लिए कॉम्पिटेंट है, उस कोर्ट के पास शगुन ये केस, ये एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगा देगी। फिर से रिपीट करती हूँ, ये मेरी कोर्ट है, यहाँ पे इमोल प्रॉपर्टी का केस चल रहा था शगुन का और नेहा का। शगुन के फेवर में डिक्री आई है, डिक्री होल्डर है शगुन। अब डिक्री जो है ना वो आ चुकी है, शगुन बहुत खुश है। अब शगुन जब इसको एग्जीक्यूट कराने आती है मेरे पास, तो पता चलता है कि मैम का कोड तो सीज टू एग्जिस्ट हो गया। अब शगुन का दिमाग खराब कि मैं एप्लीकेशन किसको लगाऊं, किसकी एप्लीकेशन लगेगी, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की एप्लीकेशन या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर की एप्लीकेशन किसको लगाऊं मैं? अब यहाँ पे एक सोल्यूशन ये होता है कि यहाँ पे शगुन जिस दिन एप्लीकेशन लगाने आई है, 1 जून को शगुन एप्लीकेशन लगाने आई है, उस दिन ये जो केस था इमोल प्रॉपर्टी का केस, जिस जिस कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर सकती है शगुन, उसी कोर्ट में यहाँ पे एग्जीक्यूशन लगेगी, एप्लीकेशन लगेगी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, वेयर court of first instance court of first instance cease to exist or cease to have jurisdiction. The court which would have jurisdiction, जिसको jurisdiction होगा, to try the suit। अब क्या हुआ, मेरी कोर्ट की जगह यहाँ पे टीना की कोर्ट बन गई, और टीना की कोर्ट जो है ना, इस सारे मामले जो है ना इमोल प्रॉपर्टी के, वो डील करती है। मेरा सारा जुडिक्शन जो था ना, वो टीना की कोर्ट को चला गया। तो 1 जून को बोला गया कि 1 जून को जब शगुन एप्लीकेशन लगा रही है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की, उस दिन जो कोर्ट इस पूरे मामले को, इमोल प्रॉपर्टी के शगुन के पूरे मामले को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट है ना, उस कोर्ट के पास शगुन अपनी एप्लीकेशन लगा देगी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। ये बोला गया। द कोर्ट विच वुड हैव जुडिक्शन, मतलब टीरा की कोर्ट, टू ट्राई सच सूट, टू ट्राई सच सूट, कौन सा इमोल प्रॉपर्टी का सूट है, किसका है, शगुन का। इफ सूट इन विच डिक्री पास, शगुन के सूट में जो डिक्री पास हुई है, वॉज इंस्टीट्यूटेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। हम यहाँ पे प्रिजम्पशन ले रहे हैं कि जिस दिन 1 जून को जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की एप्लीकेशन लगाई जा रही है,
उस दिन जिस कोर्ट के पास वो पूरा का पूरा सूट जिसमें डिग्री पास की गई है वो फाइल किया जा सकता था, उसी कोर्ट को यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई जाएगी एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, जिसको डाउट सेक्शन 38 कोर्ट बाय विच डिग्री में बी एग्जीक्यूटेड। किस कोर्ट के थ्रू डिग्री एग्जीक्यूट की जा सकती है? सिंपली भाई मेरी कोर्ट ने डिग्री पास की है तो मेरी कोर्ट के पास एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगेगी और मैं उसको एग्जीक्यूट करवा दूंगी। ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए मेरे पास टाइम नहीं है, फिर मुझे लग रहा है कि ये जो है ना, टाइम नहीं है, ये गलत वर्ड यूज कर दिया मैंने। सपोज करो कि मुझे ऐसा लगता है कि इस डिग्री को ट्रांसफर कर देना चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। अब आप बोलोगे कि मैम आप दूसरी कोर्ट को बोल सकते हैं कि तुम मेरी जो डिग्री जो मैंने पास की उसको एग्जीक्यूट कर दो। बिल्कुल बोल सकते हैं। मैम किस सिचुएशन में बोल सकते हैं? ये इस सिचुएशन में बोल सकते हैं। समझ रहे? तो डिग्री जो है ना वो एग्जीक्यूट कर सकती है कौन सी कोर्ट? जिसने डिग्री पास की है वो कोर्ट, और कोर्ट विच डिग्री द कोर्ट टू विच डिग्री इज ट्रांसफर फॉर एग्जीक्यूशन। अब ट्रांसफर किस बेस पे होगा? इसका सिंपल सिंपल सा लॉजिक है। आप ऐसा एक्सप्लेन समझिए कि मेरी कोर्ट है और मेरी कोर्ट में जो मैंने जो डिग्री पास की है वो डिग्री में जो इमोल प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूशन है वो इमोल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डिग्री है। और वो जो इमोल प्रॉपर्टी जो है ना वो किसी और के कोर्ट के जुरिडिक्शन में, क्योंकि डिफेंडेंट मेरे जुरिडिक्शन में रहता है, इसलिए जो प्रॉपर्टी थी ना वो पर्सनल ओबीडियंस वाला अपन ने देखा था एक्सेप्शन सेक्शन 16 में, कि जनरली इमोल प्रॉपर्टी की डिग्री जो होती है ना वो जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है ना वहीं पे होती है जनरली। पर क्या होता है कि कभी कभी पर्सनल ओबीडियंस वाला पॉइंट हमने पढ़ा था उसमें कि वो आ सकता है, तो जहां पे डिफेंडेंट रहता है ना वहां पे भी हम केस लगा सकते हैं। टेरिटोरियल जुडिक्शन का था सेक्शन 16। तो वही चीज यहाँ पे है कि जिस जिस संबंध में मैंने जिस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मैंने डिग्री पास की ना वो मेरे जुडिक्शन में ना होकर किसी और कोर्ट के जुडिक्शन में है, तो मैं इस कोर्ट को बोलूंगी कि भाई आप डिग्री को एग्जीक्यूट कीजिए। या फिर जिस पर्सन के अगेंस्ट मुझे डिग्री एग्जीक्यूट करवानी है वो बंदा इस कोर्ट के जुडिक्शन में रहता है, दूसरे कोर्ट के जुडिक्शन में रहता है, तो मैं बोल सकती हूँ। या फिर सपोज कीजिए एक और कोई ग्राउंड हो सकता है, पढ़ लेते हैं। द कोर्ट विच पास अ डिग्री ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिग्री होल्डर। डिग्री होल्डर की एप्लीकेशन यहाँ पे जरूर से लगेगी। डिग्री होल्डर एप्लीकेशन लगाएगा कि सर, बोलेगा डिग्री होल्डर कि आप जो है ना आपने डिग्री पास की है पर आपको डिग्री ट्रांसफर करनी चाहिए। क्यों? देखिए, सेंड इट फॉर द एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट। अब ये कॉम्पिटेंट कोर्ट क्या है? जिस कोर्ट को मैं सेंड कर रही हूँ उस कोर्ट वो वैसी कोर्ट होनी चाहिए जो उस पूरे केस को ही हैंडल कर ले। जो उस पूरे केस जो मैंने डिग्री पास की ना, जिस केस में एक्स वाई जेड केस है, वो पूरा एक्स वाई जेड केस अगर उस केस सूट उस कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जाता तो वो कोर्ट जो थी ना उसको डील करने के लिए कॉम्पिटेंट होती हर एस्पेक्ट में। इसे हम बोलेंगे ये टेरिटोरियल जुडिक्शन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे मेन होगा पिक्यूनरी और सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि टेरिटोरियल जुडिक्शन तो चेंज होगा यहाँ पे। तो सेंड इट फॉर द एग्जीक्यूशन टू अनदर कॉम्पिटेंट कोर्ट। दैट कॉम्पिटेंट कोर्ट का मतलब है कॉम्पिटेंट टू ट्राई सूट इन विच डिग्री इज पास्ड। उस पूरे सूट को ट्राई करने के लिए वो कोर्ट कॉम्पिटेंट हो। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर और पिक्यूनरी जुडिक्शन को कवर किया है। इन फॉलोइंग केसेस देखते हैं कौन कौन से, कि इफ जजमेंट डेटर, जेडी मतलब जजमेंट डेटर, resides, carry on business and work for gain within local limits of jurisdiction of another। मैंने आपको बोला कि जिस पर्सन के अगेंस्ट में हमने डिग्री पास की, दैट इज जजमेंट लेटर, वो किसी दूसरे कोर्ट के जुरिडिक्शन में रहता है, तो उस केस में या तो तीनों चीजें हैं, तो उस केस में हम बोलेंगे कि उस दूसरे कोर्ट को डिग्री ट्रांसफर कर देंगे कि आप एग्जीक्यूट कराइए। इफ जेडी हैज अ नो प्रॉपर्टी टू सेटिस्फाई डिग्री विद इन जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट विच पास अ डिग्री, मेरे कोर्ट के जुरिडिक्शन में जजमेंट लेटर की कोई डिग्री नहीं है जिसे अटैच कर लिया जाए, सोल्ड कर दिया जाए, तो उस केस में भी यहाँ पे डिग्री ट्रांसफर होगी। और यहाँ पे वो बात होगी जो मैं, इफ डिग्री डायरेक्ट सेल एंड डिलीवरी ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, इमोल प्रॉपर्टी की सेल और डिलीवरी से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, और जिस इमोल प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात की जा रही है वो मेरे कोर्ट के जुरिडिक्शन में नहीं है, वो सिचुएटेड है आउटसाइड लोकल लिमिट ऑफ द कोर्ट विच पास्ड अ। अब यहाँ पे बार बार ये शब्द आ रहा है कोर्ट विच पास्ड डिग्री, कोर्ट विच पास्ड डिग्री, इसलिए हमने सेक्शन 37 में पढ़ा कोर्ट विच पास्ड डिग्री। देखो यहाँ पे भी आ रहा है कोर्ट विच पास्ड डिग्री, ये बार बार शब्द आएगा, इसलिए कोर्ट विच पास्ड डिग्री को हमने 37 में समझा है। फिर लास्ट है एनी अदर ग्राउंड एज कोर्ट डीम्स फिट।
तो हमने समझा कि जजमेंट डेटर, मैंने जजमेंट पास किया है, डिक्री पास की है, पर जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में पास किया है वो किसी और कोर्ट की जुरिडिक्शन में रहता है, या फिर जिस इमोरल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मैंने पास की है वो इमोरल प्रॉपर्टी किसी और के कोर्ट के जुरिडिक्शन में है, या फिर अगर मैं चाहूं कि मैं इस मेरे जुरिडिक्शन में होने वाली प्रॉपर्टी को अटैच कर लूं, डिग्री सेटिस्फाई कर लूं, तो भाई उस बंदे की प्रॉपर्टी है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे समझना, डिग्री जो है ना इमोरल प्रॉपर्टीज की है बिल्कुल, एक्स वाई जेड इमोरल प्रॉपर्टी है उसकी है। और यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अगर कनेक्ट कि इफ जेडी हैज नो प्रॉपर्टी टू सेटिस्फाई डिग्री, भाई मुझे यहाँ पे मनी डिग्री है, ऐसा मान लो मनी डिग्री है, मूवेबल प्रॉपर्टी डिग्री है, यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिग्री। ठीक है, फिर लिखा हुआ है एनी अदर ग्राउंड्स एज कोर्ट डीम्स फिट, कोई और ग्राउंड जो कि कोर्ट को सही लगता है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो चार ग्राउंड्स हैं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपको करने हैं। कोर्ट में ऑन इट्स ओन मोशन सेंड डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन टू सबऑर्डिनेट, कोर्ट चाहे तो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी अपनी मर्जी से डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए सेंड कर सकती है। यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई कंडीशंस नहीं है, बट अगर किसी और कोर्ट के जुरिडिक्शन में आप डिग्री ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए यह ए बी सी डी चार कंडीशन होनी चाहिए। जनरल रूल देखिए, द टेरिटोरियल जुडिक्शन is the condition precedent in executing decree. No court can execute decree in respect of property situated outside its local limits. That's why हमें डिक्री ट्रांसफर करनी पड़ती है। मतलब कोई इमोरल प्रॉपर्टी अगर मेरे जुरिडिक्शन में नहीं है, जिसके रिगार्डिंग डिक्री पास की है मेरे जुरिडिक्शन में नहीं है, तो किसी और कोर्ट की जुरिडिक्शन में, तो कोई प्रॉपर्टी, इमोरल प्रॉपर्टी अगर मेरे जुरिडिक्शन में नहीं है तो मैं उस प्रॉपर्टी जो कि आउटसाइड जुरिडिक्शन में है उसके रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन नहीं कर सकती, मुझे वो डिग्री ट्रांसफर ही करनी पड़ेगी। तो लिखा हुआ है द टेरिटोरियल जुडिक्शन, टीजे मतलब टेरिटोरियल जुडिक्शन और सीपी मतलब कंडीशन प्रेसिडेंट। जनरल रूल है कि द टेरिटोरियल जुडिक्शन इज द कंडीशन प्रेसिडेंट इन एग्जीक्यूटिंग डिग्री। नो कोर्ट कैन एग्जीक्यूट डिग्री, कोई भी कोर्ट डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इट्स लोकल लिमिट। क्लियर है क्या, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेंस का आपके। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेक्शन 40, ट्रांसफर ऑफ डिग्री टू कोर्ट इन अनदर स्टेट। दूसरे स्टेट में हम डिग्री ट्रांसफर कर रहे हैं, अनदर स्टेट, तो प्रेस्क्राइब बाय रूल्स इन दैट स्टेट। मतलब अगर मैं जयपुर से, तो राजस्थान से, राजस्थान के जयपुर में मैं कोर्ट हूं, मैंने कोई डिग्री पास की है, अब वो डिग्री गुजरात के पालनपुर, पालनपुर में एग्जीक्यूट होगी, तो पालनपुर में जो रूल चलते हैं ना एग्जीक्यूशन के, वो यहाँ पे अप्लाई, एग्जीक्यूटेड इन अ मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स इन दैट स्टेट। ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट इररिलेवेंट सेक्शन, बट जस्ट नोट डाउन दिस फॉर प्रीलिम्स ओनली, आ सकता है चांसेस, बट अभी तक कभी नहीं आया। सेक्शन 42, पावर ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर्ड, टीएफआई है ना, ट्रांसफर्ड डिग्री। अब हमारी सेक्शन 39 में डिग्री ट्रांसफर हो गई, एक्स कोर्ट से डिग्री वाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गई है। अब बोला जा रहा है कि इस वाई कोर्ट जिसको डिग्री ट्रांसफर की गई है, सपोज करो मेरी रश्मि की कोर्ट है और दूसरी कोर्ट हमारी उर्वी की कोर्ट है, उर्वी की कोर्ट जो है उसमें डिग्री ट्रांसफर की है, मैंने पास की है डिग्री तो, पर मैंने ट्रांसफर कर दी उर्वी को, तो उर्वी के पास क्या क्या पावर है वो बात की गई है सेक्शन 40 में। अगेन इंपॉर्टेंट मेंस क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट आर द पावर प्रोवाइडेड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर टू द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, सॉरी ट्रांसफरी कोर्ट हो गई जिसको मैंने डिग्री ट्रांसफर की है। तो लिखा हुआ है द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिग्री, मतलब ये हो गया ट्रांसफरी कोर्ट, आप लिख सकते हैं ट्रांसफरी कोर्ट जो होगा शेल हैव ए सेम पावर, उसके पास सेम पावर होगी जैसे कि डिग्री उसने पास की है, मैंने उर्वी को डिग्री ट्रांसफर की है उर्वी की कोर्ट को, तो उर्वी की कोर्ट को सेम पावर होगी ऐसा मान के कि उर्वी की कोर्ट ने ही वो डिग्री जो ट्रांसफर की गई है वो डिग्री पास की है, सेम पावर। ऐसे ही अपील के रिगार्डिंग भी सेम पावर होगी, अगर मान लीजिए उर्वी ने उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवा दिया, कोर्ट में ट्रांसफर किया, उर्वी ने एग्जीक्यूट करवाया, और एग्जीक्यूशन से अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है तो जो भी अपील के जो भी रूल्स होंगे ना वो सेम एप्लीकेबल होंगे। और अगर उर्वी की कोर्ट जब उस डिग्री को एग्जीक्यूट कर रही है तो सामने अगर कोई भी जजमेंट लेटर या फिर कोई भी पर्सन
उस डिग्री की डिसओबे कर रहा है, उर्वी की कोर्ट की बात नहीं मान रहा, उस केस में उर्वी की कोर्ट सेम पनिशमेंट देगी जैसा कि उर्वी की कोर्ट ने ही डिग्री पास की है। डिग्री पास तो मैंने की है, ऐसा हम प्रिज्यूम करें एज इफ द डिग्री वर पास्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग अ डिग्री, फिर एज इफ द डिग्री हैज बीन पास्ड बाय द ट्रांसफरी कोर्ट। पढ़ते हैं। The court executing transfer decree, that is transferee court, shall have a same power in executing such decree as if it had been passed by itself। जैसे कि इसने खुद ने पास की, ऐसी पावर है। ठीक है। ऑल पर्सन डिसोबिंग एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, अगर उर्वी की कोर्ट की कोई बात नहीं मान रहा, उर्वी ने बोला कि इस प्रॉपर्टी को, उर्वी ने बोला कि उस बंदे को, जजमेंट लेटर को प्रिजन में डालो, और जजमेंट लेटर जो है डिसओबे कर रहा है, शैल बी पनिशेबल, वो ऐसे पनिश किया जाएगा बाय सच कोर्ट, मतलब उर्वी की कोर्ट या फिर ट्रांसफरी कोर्ट, इन सेम मैनर एज इफ इट हैड पास द डिग्री, जैसे कि उसने ही डिग्री को पास किया है। ऐसे ही द इट्स ऑर्डर एग्जीक्यूटिंग सच डिग्री शैल बी सब्जेक्ट टू सेम रूल इन रिस्पेक्ट ऑफ अपील। मतलब इट्स ऑर्डर एग्जीक्यूटिंग सच डिग्री, मतलब जो ऑर्डर की अपील होती है ना, तो ऑर्डर के रिगार्डिंग जो भी अपील के प्रोविजन है वो सेम होंगे एज इफ इट हैड बीन पास द। बताइए क्लियर है क्या पॉइंट आपको? मैम ये अपील वाला एक बार फिर से। अपील वाला देखो क्या है, द इट्स ऑर्डर एग्जीक्यूटिंग सच डिग्री, उर्वी ने अपनी कोर्ट में ऑर्डर दिया क्या, कि ना ऐसा करो, कुछ भी मान लो अटैचमेंट का ऑर्डर दिया, कुछ भी दिया। ठीक है। अब मान लीजिए कि उसकी बात, अटैचमेंट जो भी दिया, उसमें जो ऑर्डर दिया उससे कोई डिससेटिस्फाई है, तो उस केस में वो बंदा जो है अपील कहाँ लगाएगा? अपील ऐसे लगाएगा जैसे कि उर्वी की कोर्ट ने, मतलब उर्वी की कोर्ट के अगेंस्ट अपील चल जाएगी वहां पे। डिग्री तो मैंने पास की, तो मेरी डिग्री के अगेंस्ट अपील जानी चाहिए थी ना। पर उर्वी ने अगर एग्जीक्यूशन के दौरान कोई ऑर्डर दिया है, एग्जीक्यूशन के दौरान उर्वी ने अगर कोई ऑर्डर दिया है, तो उस ऑर्डर की अपील जो है वो ऐसे जाएगी जैसे कि उर्वी की कोर्ट ने ही वो डिग्री या ऑर्डर वो है वो पास किया है। तो जैसे मान लो मैं कोई डिग्री को एग्जीक्यूट करवाती हूँ, उस डिग्री के एग्जीक्यूशन के दौरान मैंने कोई ऑर्डर दिया, सेटिसाइड का ऑर्डर दे दिया, कोई भी बहुत सारे ऑर्डर हैं जो आप अपन पढ़ेंगे अपन इसमें, ऑर्डर 21 में मैंने कोई ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर मान लीजिए कोई बंदा अग्रीव्ड है, तो वो अपील के लगाएगा, मेरी कोर्ट के अगेंस्ट में लगाएगा ना, वैसे ही वो उर्वी की कोर्ट के अगेंस्ट में उस ऑर्डर की अपील लगाएगा, ऐसा मतलब। ठीक है क्या गरिमा? यस मैम। नाउ पावर इंक्लूड्स, अब ये पावर इंक्लूड करती है, मतलब ये तो पूरी पावर है ही, ये ऊपर वाली पावर तो है ही पूरी। इस पावर में अगर हम देखें वर्ड टू वर्ड, भाई ये पावर तो बिल्कुल वाइड है, अब इसमें कुछ कुछ पावर इंक्लूड कर रहे हैं अपन, कुछ कुछ पावर, मतलब ये हमने बता दी कि भी ये पावर भी है, ये पावर भी है। पावर टू सेंड डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट अंडर सेक्शन 39, मतलब मैंने उर्वी की कोर्ट को ट्रांसफर किया और उर्वी की कोर्ट ने गरिमा की कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफरी कोर्ट फिर से डिक्री को ट्रांसफर कर सकता है गरिमा की कोर्ट को एज पर सेक्शन 39। पावर टू एग्जीक्यूट अ डिग्री अगेंस्ट LR ऑफ डिजीज्ड जजमेंट डेटर अंडर सेक्शन 50। सेक्शन 50 हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे होपफुली। तो सेक्शन 50 में अगर सपोज कोई जजमेंट डेटर है, ठीक है, इसकी डेथ हो गई, अब इसके LR है, तो इस LR के अगेंस्ट उर्वी की कोर्ट जो है ना, वो डिग्री को एग्जीक्यूट करवा सकती है। ये आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम पढ़ेंगे सेक्शन 50 को। अभी तक आप इतना ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए उर्वी की कोर्ट है, उसमें एग्जीक्यूशन जो है ना वो होने वाला है लोकेश के अगेंस्ट में, लोकेश जजमेंट डेटर है। नहीं नहीं, यहाँ पे वो एग्जांपल नहीं लेंगे, ओरल इतना समझ लो कि उर्वी की कोर्ट को पावर है कि जजमेंट डेटर के मरने पर उसके LR के अगेंस्ट भी डिग्री को एग्जीक्यूट कर सकती है। EOD मतलब है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। ठीक है। फिर है पावर टू ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ डिग्री। पावर टू ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ डिग्री, डिग्री को अटैच करने का ऑर्डर भी दे सकती है, मतलब उर्वी की कोर्ट कोई डिग्री है, जो भी जजमेंट लेटर है ना उसके फेवर में डिग्री है, उसको अटैच भी करवा सकती है। अब ये जो है ना, ये अटैचमेंट ऑफ डिग्री, ये ना इतना डीप में पढ़ने की नीड नहीं है, वैसे मेरे को लगता है पर्सनली, मैंने इसको ज्यादा नहीं पढ़ा, इसका रूल भी है, पर मुझे कभी ये इंपॉर्टेंट लगा ही नहीं, इसलिए मैंने इसको नहीं पढ़ा। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो नॉलेज के पर्सपेक्टिव से तो मैं मानती हूँ कि इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज अटैचमेंट ऑफ डिग्री, कैसे होता है, क्यूरियोसिटी मेरे माइंड में बहुत डेवलप होती थी, पर ये जब चीज इंपॉर्टेंट ही नहीं थी ना, तो मैंने इसको छोड़ दिया। तो आप लोगों को भी छोड़ना ही है, क्योंकि नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। देखिए नॉलेज इज अ डिफरेंट थिंग,
पर एग्जाम देना इज डिफरेंट थिंग। अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। मैंने मेरी क्यूरियोसिटी को दबा लिया, क्योंकि चीज जो इरेलीवेंट है वो इरेलीवेंट है। हमें एग्जाम क्रैक करना है, पीएचडी नहीं करनी। तो आप इसको यहीं पे तक खत्म करेंगे कि उर्वी की कोर्ट को जो डिग्री पास हो चुकी है ऑलरेडी, उसको अटैच करने का ऑर्डर देने की भी पावर है। ये मेरे माइंड में क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या होता है अटैचमेंट ऑफ डिग्री, किस तरह से होता है। पर फिलहाल इसको आप शांत रखें, इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके रिगार्डिंग एक ऑर्डर भी है, ऑर्डर 21 का। ऑर्डर 21 का एक ऑर्डर भी है। पढ़ने पे भी ऐसे कुछ क्लैरिटी नहीं आती, उसको पढ़ा है मैंने भी। रूल मैम रूल 53 है। हाँ, रूल 53, तो नहीं पढ़ना वो भी अपन को। ठीक है। अब इसमें ना एक पॉइंट मेरा रह गया कि व्हाट नॉट इंक्लूड्स, ये मेरे को करवाना चाहिए था, मैं देख लेती हूँ, मैंने लिखा नहीं खुद से ही। लिख लेते हैं कि क्या नहीं कर सकती, क्या नहीं पावर है, वो आप देख लीजिए यहाँ पे। सब सेक्शन 4 में है मैम। हाँ, वो खोल लेते हैं अपन, मैंने लिखा नहीं, आप लोग लिख लेंगे ऐसा मैं सोचती हूँ। अरे मैं इस पे कहाँ पे आ रही हूँ, मैं ऑर्डर 21 में जा रही हूँ। हाँ, तो ये तो कर सकते हैं, ये तो अमेंडमेंट्स हैं। तो ये देखो, ये मत करना, ये वाला पोर्शन ना, ये फोर्थ सबसेक्शन, ये लिख लेंगे आप लोग कि क्या नहीं कर सकते। नथिंग मतलब नॉट हैव अ पावर, आप तो सिंपल लिखेंगे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट मतलब ट्रांसफरी कोर्ट शैल हैव नो पावर फॉर नो पावर इन फॉलोइंग मैटर इन रिगार्डिंग पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट द इंस्टांस ऑफ ट्रांसफरी ऑफ द डिग्री। डिग्री के ट्रांसफर के इसमें, अब इसमें समझ लेते हैं क्या है। देखो, ये तो रश्मि की कोर्ट है और ये उर्वी की कोर्ट है। मेरी कोर्ट में गरिमा और मेरी कोर्ट में शगुन और नेहा के बीच में केस चल रहा था। ठीक है। शगुन जो है हमारी डिग्री होल्डर है, और नेहा अपनी जजमेंट डेटर है। ये बात अपन को क्लियर है पूरी। अब क्या हुआ कि कुछ भी सकता है कि डिग्री होल्डर ने, एक सेकेंड, डिग्री होल्डर ने मान लो ये डिग्री ट्रांसफर कर दी एट द इंस्टांस ऑफ पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट द इंस्टांस ऑफ ट्रांसफरी ऑफ द डिग्री। इसको इस तरह से समझ लो कि, मैम हाँ मैम आपने इसके रिलेटेड मुझे एक एग्जांपल दिया था, मैं बता दूं? बताओ। हाँ, ये जो यहाँ पे डिक्री होल्डर है, उसे किसी और थर्ड पर्सन को मान लीजिए कि 5 लाख रुपए देने थे। बिल्कुल। तो और अभी जो डिक्री होल्डर के पास जो डिक्री है वो भी मनी डिक्री ही है मतलब। हम्म। तो फिर जो डिक्री होल्डर है वो अपनी मनी डिक्री थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर देगा बिल्कुल। और बोलेगा कि तुम कोर्ट में जाके एग्जीक्यूशन करो और एग्जीक्यूशन से जो भी पैसे मिल रहे वो तुम खुद रख लो, ऐसा, क्योंकि बिल्कुल। मुझे आफ्टर ऑल तुम्हें देने ही है पैसे, ऐसा। हम्म। आपने ऐसा एग्जाम्पल दिया था। बिल्कुल, यही एग्जांपल मैं देने वाली थी कि देखो यहाँ पे क्या हुआ। सिंपल सी प्रपोर्शन है कि जैसे डिग्री होल्डर है, जो उर्वी ने दिया वो एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ सेम टू सेम, क्योंकि मैं वही देने वाली थी। डिग्री होल्डर जो है ना, ये क्या है, थर्ड पर्सन से, मान लो डिग्री होल्डर थर्ड पर्सन से क्या है, 5 लाख रुपए देगा। डिग्री होल्डर थर्ड पर्सन को 5 लाख रुपए देने थे, पर डिग्री होल्डर के हाथ में 5 लाख रुपए की डिग्री है, इसके हाथ में 5 लाख रुपए इसको जजमेंट लेटर से मिलेंगे। तो ये बोलता है ट्रांसफरी को, ये दोनों एक बात करते हैं। डिग्री होल्डर ट्रांसफरी को बोल रहा है कि भाई देख, मेरे को जजमेंट लेटर से 5 लाख रुपए लेने हैं। तो ऐसा करते हैं कि मैं तेरे को मेरी डिग्री ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है, और तू है ना 5 लाख रुपए जजमेंट लेटर से ले लेना। अब तुझे क्या करना है, यहाँ पे उर्वी मैम के कोर्ट में जाकर, क्योंकि डिग्री ट्रांसफर की है एग्जीक्यूशन के लिए, तो तुम उर्वी मैम के कोर्ट में जाकर एग्जीक्यूशन लगा दो। तो यहाँ पे उर्वी उर्वी को ट्रांसफरी के इंस्टांस पे, ट्रांस डिग्री का जो ट्रांसफरी है उसके इंस्टांस पे एग्जीक्यूशन करने का ऑर्डर नहीं है। मतलब ट्रांसफरी ने एप्लीकेशन लगाई तो उर्वी मना कर देगी, बोला पहले तुम इस कोर्ट के पास जाओ, रश्मि मैम के कोर्ट के पास, तब आना मेरे पास। फिलहाल तो मैं तुम्हारी ये जो भी एग्जीक्यूशन है इसको नहीं करूंगा। लिखा हुआ है पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट द इंस्टांस ऑफ ट्रांसफरी ऑफ द डिग्री। डिग्री का जो ट्रांसफरी है
उसके इंस्टांस पे एग्जीक्यूशन की ऑर्डर करने की पावर नहीं। क्लियर है क्या ये एग्जाम्पल? किसी को नहीं आया तो मैं फिर से समझा दूंगी। ठीक है, फिर लिखा हुआ है इन केस ऑफ डिक्री पास अगेंस्ट अ फर्म। अगर डिक्री फर्म के अगेंस्ट पास हुई है तो नो पावर, पावर नहीं है टू ग्रांट टू लीव एग्जीक्यूट सच डिक्री अगेंस्ट एनी पर्सन। ऐसे पर्सन, ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिक्री फर्म, ये फर्म है हमारी, इसमें कौन है, 1 2 3 4 5, 5 पार्टनर है। ठीक है, तो अगर डिक्री फर्म के अगेंस्ट पे पास हुई है, डिक्री फर्म के अगेंस्ट पे पास हुई है, तो यहाँ पे जो हमारी ट्रांसफरी कोर्ट है, उर्वी की कोर्ट है, उसको पावर नहीं है कि डिक्री को किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में एग्जीक्यूट करवाने की जो कि ऑर्डर 21 के 50 के 1 के बी और सी के अलावा हो। मतलब ऑर्डर 21 के 50 के 1 के ए में जो पर्सन मेंशन है उसके अगेंस्ट तो डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकती, उसके अगेंस्ट नहीं करवा सकती। बी और सी के अगेंस्ट करवा सकती है। मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ आपको। ऑर्डर 21 के 50 के 1 में 3 पर्सन है, ए है, बी है, हम देख लेंगे कौन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ए और बी और सी है। तो बोला गया है कि बी और सी के अगेंस्ट उर्वी की कोर्ट जो है ना, बी और सी में जो भी पर्सन मेंशन, हम देख लेंगे कौन है, बी और सी पॉइंट में जो पर्सन मेंशन है उनके अगेंस्ट तो डिक्री एग्जीक्यूट करवाने का ऑर्डर उर्वी की कोर्ट दे सकती है, ट्रांसफरी कोर्ट। पर ए पर्सन के अगेंस्ट केस डिक्री को एग्जीक्यूट कराने का ऑर्डर जो है वो नहीं दे सकती। नो पावर टू ग्रांट लीव टू एग्जीक्यूट सच डिक्री अगेंस्ट एनी पर्सन मेंशन्ड, आप लिखेंगे अंडर ऑर्डर 21 रूल 50 का ए। अब देख लेते हैं कौन है ये। बहुत डीप में आपको मैं एनालिसिस कर रही हूँ, बस इतना पढ़ाने की नीड नहीं थी मेरे हिसाब से तो, पर फिर भी जब चीज पढ़ रहे हैं तो उसको रटना फिर ज्यादा सही नहीं लगता। कहाँ पे है ये, ऑर्डर 21 है ना, ऑर्डर 21 में कौन सा था, 50 था। ये देखिए, ये देखो, when a decree has been passed against a firm, execution may be granted against any property of the partnership। तो इसके अगेंस्ट जो है ना, इसके अगेंस्ट यहाँ पे ये कवर नहीं है, ये ला। अब ये लिखा हुआ है बी और सी के अगेंस्ट तो ट्रांसफरी कोर्ट जो है ना, बी और सी के अगेंस्ट तो ट्रांसफरी कोर्ट जो है एग्जीक्यूशन का परमिशन दे सकती है। कौन कौन है बी एंड सी में, एनी पर्सन हु हैज अपीयर्ड इन हिज ओन नेम, ठीक है, कि वो पार्टनर है, और जिस अगर इंडिविजुअली सर्व हुआ है तो उस पार्टनर, एनी पर्सन हु हैज बीन इंडिविजुअली सर्व्ड एज अ पार्टनर विद समवन एंड हैज फेल्ड टू। अब इतना डीप में मैं नहीं बताने वाली हूँ कि मैं नहीं पढ़ती थी इन सबकी चीजों को। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि 50 के और 21 के 50 के 1 के बी और सी के रिगार्डिंग ट्रांसफरी कोर्ट एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे सकती है, इसके अलावा किसी और पर्सन के अगेंस्ट नहीं दे सकती है। प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट भी नहीं दे सकती है। और तो एनी पर्सन लिखा हुआ है, तो पर्सन में तो प्रॉपर्टी कैसे आएगी, आप सिंपल लिख सकते हैं अगेंस्ट एनी पर्सन अदर देन मेंशन अंडर ऑर्डर 21 रूल 51 के बी एंड सी। बताइए कहीं पे यहाँ पे डाउट लग रहा है? ये पॉइंट आपको लिखने हैं, दोनों दोनों पॉइंट आपको लिखने हैं आपके नोट्स में खुद से। ठीक है, दोनों आप लिख लेंगे। नाउ कम्स टू दी नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की। अब हम मैम ये हाँ 42 में लास्ट में जैसे 51 50 का ये बी और सी है, तो हाँ, आंसर लिखते टाइम ये दोनों पॉइंट भी डालना है क्या लास्ट में अलग से? किसमें, 42 जैसे में? 42 आ गया ये मेंस के अंदर, तो अपने 6 नंबर का या फिर 4 नंबर का आया, तो लास्ट में ये 50 का बी और सी पॉइंट डालने हैं क्या? ऑर्डर 21 रूल 50 का ये बी ना, और सी, नहीं इतनी नहीं नहीं जरूरत नहीं, नहीं है ना लास्ट के अंदर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पूरा चिपका के रहना बस आप एग्जाम में, ठीक। काफी है। बहुत कंटेंट है याद करने के लिए, इसलिए छोड़ देना जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने भी नहीं की। बात ये है, ऐसा नहीं कि मैं आपको वो छुड़वा रही हूँ, मैं आपको एक्स्ट्रा ही करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी डर लगता है कि इन केस आपका एग्जाम में आ गया तो आप बोलोगे मैम ने करवाया नहीं, मुझे भी डर लगता है। पर सीरियसली मैं आपको उतना ही करवा रही हूँ या फिर उससे ज्यादा ही करवा रही हूँ जितना मैंने किया है। मैंने आपसे कम किया हुआ है,
और फिर मुझे भी मेरे टीचर पे विश्वास था, तो मैंने, पारुल मैम पूरा करती थी और वो करवाती थी भी, पर मैं नहीं करती, क्योंकि वो होता है ना कि एक टीचर पे फेथ भी रखना पड़ता है आपको। वैसे लगता है एग्जाम टाइम में और कर लेते हैं, पूछ लिया तो क्या होगा, एक सेफर साइड के लिए ऊपर ऊपर की रीडिंग आपको करनी है तो यू में डू, अदरवाइज हर टाइम आप उसको लेके बैठेंगे आपका कंप्लीट ही नहीं होगा सीपीसी। याद नहीं रहता फिर बात। बिल्कुल याद नहीं रहता एग्जाम टाइम में, जो वो प्रेशर है ना, वो प्रेशर ऐसा है सीरियसली। पर हाँ, मैं बोल सकती हूँ कि जिस दिन मैं सीपीसी का पेपर दे के आई थी उस दिन मैं काफी, मेरे को अच्छा लगा था कि मेरा पेपर बहुत सही हुआ है। क्रिमिनल का पेपर मेरा अच्छा नहीं लगा था मुझे जब मैंने किया था, पर सेकेंड डे तो इतना प्रेशर क्रिएट होता है माइंड में कि आप सोच सकते हैं। फिर भी मेरा स्कोर काफी अच्छा था, 60+ मेरे मार्क्स थे, मैं काफी सेटिस्फाई थी। तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ठीक है। अब पास बाय सिविल, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपके लिए क्रक्स बना दिया इसका, वरना लीस्ट इंपॉर्टेंट। पर हमको पढ़ लेते हैं, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाली इसको, जस्ट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से मैंने इसको लिखा है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ऐसी डिक्री का एग्जीक्यूशन जो कि पास्ड बाय सिविल कोर्ट, एग्जीक्यूशन डिक्री पास्ड बाय, कौन है ये, रेवेन्यू कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, एग्जीक्यूशन डिक्री पास्ड बाय कोर्ट इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी ये कौन होती है, ये भी आप पढ़ेंगे, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। और एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री आउटसाइड इंडिया, हमारी देखो, ये जो सिविल कोड, रेवेन्यू कोड और रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, ये तो मान लो आउटसाइड इंडिया है। ये रेवेन्यू कोड जिसने डिग्री पास की है, ये उस प्लेस पे ये रेवेन्यू कोड उस प्लेस का है जहां पे हमारी सीपीसी अप्लाई नहीं होती। जैसा कि नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज पे पहले जम्मू कश्मीर भी था, पर अब नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया है जहाँ पे हमारी सीपीसी अप्लाई नहीं होती। जैसे नागालैंड में अगर कोई रेवेन्यू कोर्ट है, उसने ये डिग्री पास की है, अब उसकी डिग्री जो नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज में जहाँ पे भी है, वहां पे जो रेवेन्यू कोर्ट है, फिर वहां का जो सिविल कोर्ट है, वहां पे हमारी सीपीसी अप्लाई नहीं होती। तो वहां पे जो भी रेवेन्यू कोर्ट या फिर जो भी सिविल कोर्ट सिचुएटेड है, उन्होंने अगर डिग्री पास की है, तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ये यहाँ पे हम देख रहे हैं। ऐसे रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, मतलब वही आउटसाइड इंडिया में किसी ने कोई डिग्री, बाहर फॉरेन कंट्री में कोई डिग्री पास हुई है, उसका कैसे होगा। और हमारी डिग्री, अगर हम, हमारी इधर यहाँ इंडिया की कोर्ट ने कोई डिग्री पास की है, उसका आउटसाइड इंडिया में एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ये यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे डिग्री है इंडिया की, और एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, आउटसाइड इंडिया। ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो इतना इजी है कि अगर आउटसाइड इंडिया में हमारी डिग्री को एग्जीक्यूट करवाना है, तो एग्जीक्यूटेड बाय अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से ही एग्जीक्यूट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करेगी। और किस तरह से होगी, वो सारा मैनर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा देगी। कोई कुछ पूछना चाहता है यहाँ पे, ठीक है। अब पास्ड बाय कोड इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, टाइटल इनका सेक्शन कर लेना बस, इनके सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, 44A में है। पास बाय कोर्ट इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, मतलब बाहर फॉरेन कोर्ट में कोर्ट ने कोई डिग्री पास की है। अब इफ सर्टिफाइड कॉपी, सीसी मतलब सर्टिफाइड कॉपी, कॉपी ऑफ डिग्री फाइल्ड इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर हमारे डिग्री पास की है रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी में, मतलब बाहर की कंट्री में, और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर वो डिग्री पास आती है, फाइल्ड होती है, इट मे बी एग्जीक्यूटेड इन इंडिया एज इफ पास्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ऐसा माना जाएगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ही उसको पास किया है, उसको इसी प्रकार से हम एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसे ही रेवेन्यू कोर्ट, ऐसे ही सिविल कोर्ट, डिग्री सिविल कोर्ट ने डिग्री पास की है, इस सिविल कोर्ट का है इन प्लेस टू विच दिस कोर्ट नॉट एक्सटेंड, ये सिविल कोर्ट वहां पे है जहां पे सीपीसी अप्लाई नहीं होती, उस सिविल, और सीपीसी अप्लाई होती है नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज पे नहीं होती। तो उस कोर्ट, सिविल कोर्ट ने डिग्री पास की है, तो उस केस में मे बी एग्जीक्यूटेड इन सेम मैनर प्रोवाइडेड विद इन जुरिडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट टू विच दिस कोर्ट एक्सटेंड्स। अगर मान लीजिए नागालैंड की कोई डिग्री हमारे जयपुर में एग्जीक्यूट होने के लिए आई, तो जयपुर में वो ऐसे एग्जीक्यूट होगी जैसा कि नागालैंड से जो डिग्री आई है ना, वो उस कोर्ट ने पास की है, executed in the same manner within jurisdiction of any court to which this court extends। मतलब सेम मैनर, जैसे ये माना जाएगा कि नागालैंड की डिग्री नहीं, हमारे यहाँ की डिग्री है, नागालैंड की डिग्री जिसपे सीपीसी अप्लाई नहीं होता, वो अगर हमारे जयपुर में एग्जीक्यूट होने के लिए आएगी, तो सेम मैनर में होगी जैसे कि जयपुर के कोर्ट ने ही वो डिग्री पास की। ऐसा लिखा हुआ नहीं है, पर मे बी एग्जीक्यूटेड इन सेम मैनर, सेम मैनर मतलब जैसे जयपुर में है उसी मैनर में
प्रोवाइडेड विद इन जुरिडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स। जयपुर पे तो एक्सटेंड होता ही ना। फिर पास्ड बाय रेवेन्यू कोड सेक्शन 44। एग्जीक्यूटेड, ये भी सेम पॉइंट है, देखो मैंने इसको एरो करा। तो रेवेन्यू कोड इन प्लेस टू विच दिस कोड नॉट एक्सटेंड, मतलब रेवेन्यू कोड कहाँ पे है, नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज पे है वो रेवेन्यू कोड हमारा। रेवेन्यू कोड जो कि रेवेन्यू से रिलेटेड मामले, रेवेन्यू क्या होती है, एग्रीकल्चर जो होती है ना, एग्रीकल्चर लैंड्स, उन पे लैंड रेवेन्यू पे होती है। वैसे लैंड रेवेन्यू एक्ट हमारा बना हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग सारा प्रोसेस होता है, पर सीपीसी में भी प्रोवाइडेड है। तो अगर रेवेन्यू कोड जो है वो ऐसी जगह पे है जो नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज में रेवेन्यू कोड, उसने कोई डिग्री पास की और हमारे जयपुर में या फिर किसी हमारे इंडिया में जहाँ पे सीपीसी एक्सटेंड होती है वहां पे एग्जीक्यूट करने होने के लिए आई, तो एग्जीक्यूटेड इन एनी स्टेट एज इफ इट हैड बीन पास्ड इन दैट स्टेट। राजस्थान में आई तो माना जाए कि राजस्थान में ही उस डिग्री को पास किया गया है, राजस्थान की कोर्ट ने ही वो डिग्री पास की है। बताइए, किसी को यहाँ पे चारों पॉइंट्स में डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। चारों पॉइंट्स में डाउट है तो प्लीज पूछिए। मैम ये 44A मेंस के लिए नहीं है ना? नहीं, कोई सा भी मेंस, मेरे हिसाब से तो मेंस के लिए नहीं है। देखो मेंस तो मैंने आपको साफ साफ इस चीज को क्लियर कर दिया क्या, कि मैंने एक सेकेंड, हाँ, कि मैंने जो किया है ना वो सिर्फ परीक्षा मंथन का किया था, और परीक्षा मंथन में ही नहीं था। मैंने पूरा परीक्षा मंथन पे विश्वास रखा, और सीरियसली ये एक मेरे को गलत अप्रोच भी लगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पूरा बेरेक्ट करके गई थी 2021 में मेंस का, उसके कारण से मेरा नंबर 55 ही थे ओनली। पर अगर आप सेलेक्टिव स्टडी करते हो, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट को ही पढ़ते हो, रेलिवेंट को नहीं पढ़ते, खुद पे विश्वास रखते हो, परीक्षा मंथन पे विश्वास रखते हो, तो आपका श्योरली होगा। क्योंकि एक तो आप एग्जाम के लिए सिर्फ आपको 60% रिवाइज करना होता है। आप 60% को रिवाइज करते हैं 4 बार, और कहीं आप 100 बार 100% वाला जो जिसमें रेलिवेंट इरेलीवेंट दोनों हैं उसको 3 बार रिवाइज करते हैं, तो यहाँ पे आपके चांसेस है कि 5 से 10 नंबर ज्यादा आएंगे आपके, और यहाँ पे 5 से 10 नंबर आपके कम आएंगे। ये श्योरिटी है कि ये 2 बार मैं एनालिसिस कर चुकी हूँ। मैम वो पता ही नहीं चलता उसके अंदर ही कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, सारा मिक्स हो जाता है फिर लास्ट। मैं वही बोल रही हूँ, परीक्षा मंथन पढ़ के जाती है, विश्वास उसी पे करना है। मैंने तो किया था, मैंने परीक्षा मंथन की जो क्वेश्चन आंसर वाले बुक्स हैं उनके अलावा कुछ भी नहीं देखा एक्स्ट्रा। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने मेरा कंटेंट ही परीक्षा मंथन से बनाया था, तो मेरे लिए उस क्वेश्चन आंसर की बुक को पढ़ना आसान था, क्योंकि मैंने वो जो बड़ी वाली आती है ना परीक्षा मंथन की बुक जिसमें डीप में बताया गया है, उसको पढ़ा हुआ था। तो सिमिलर ही कंटेंट था, लैंग्वेज बिल्कुल सिमिलर सिमिलर थी जो परीक्षा मंथन की क्वेश्चन आंसर वाली बुक थी, तो मुझे इतनी दिक्कत ही नहीं हुई। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज आप लोग परीक्षा मंथन को कंसिडर कीजिएगा। हम आते हैं सेक्शन 646 पे, प्रिसिप्ट्स। प्रिसिप्ट्स क्या होती है देखते हैं। इट मींस कमांड और ऑर्डर। इट इज एन ऑर्डर। देखो क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल है। ये मेरी कोट है रश्मि की, और ये अनुराग की कोट है, अनुराग की कोट है, ये मेरी कोट है। अब क्या हुआ, एक दो चीजें होती है, तो मैं अनुराग को डिक्री भेज दूं, मेरी डिक्री ट्रांसफर कर दूं सेक्शन 39 में कि अनुराग तुम इसको एग्जीक्यूट करो, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो आपकी जुरिडिक्शन में है, जो बंदा है वो भी आपकी जुरिडिक्शन में है, या फिर जो प्रॉपर्टी जो है ना जिसको मैं मेरी जुरिडिक्शन में अटैच करना चाहती हूँ वो मेरी जुरिडिक्शन में है ही नहीं, जो हमने ग्राउंड देखे, या फिर कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड है, तो या तो मैं डिग्री को ट्रांसफर कर दूंगी पहला, या फिर मैं क्या करूंगी, दूसरा ऑप्शन है प्रिसेप्ट का, मैं एक ऑर्डर दूंगी या फिर कमांड दूंगी, किसको, अनुराग को, कि अनुराग आप ऐसा कीजिए कि आप जो भी प्रॉपर्टी जजमेंट लेटर की आपके जुरिडिक्शन में है ना, बस आप उसको अटैच कर लीजिए, एग्जीक्यूट मत कीजिए। यहाँ पे हम डिग्री पूरी ट्रांसफर करे थे, यहाँ पे हम डिग्री ट्रांसफर नहीं कर रहे, हम यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं, प्रिस्क्रिप्ट इशू कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, प्रिस्क्रिप्ट इशू, कि हम बोल रहे हैं अनुराग कोर्ट को कि सिर्फ आप अटैच कर लीजिए, एग्जीक्यूट तो मैं ही करूंगी, आप सिर्फ अटैच कर लीजिए। ये ऑर्डर जो दे रही हूँ मैं रश्मि, एज अ रश्मि, मैं जो कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे रही हूँ, मैं डिग्री होल्डर की एप्लीकेशन पे ऐसा ऑर्डर देती। अब अनुराग इस अटैचमेंट को, इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगा जो उसके जुरिडिक्शन में होना चाहिए ना, उसको जुरिडिक्शन में होनी चाहिए प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को अनुराग ने अटैच कर लिया,
अटैच करने के बाद ये जो प्रिसेप्ट इशू की गई है, ये जो ऑर्डर इशू किया गया, ये जो अटैचमेंट है आपका कितने महीने तक, 2 मंथ्स तक। देखो मैं इसको अब मैंने देखा नहीं यहाँ पे मैं लिख 2 4 6 2 मंथ। 2 मंथ की क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है एग्जाम में। तो प्रिसेप्ट होता है और एक और होता है केविएट 148A। केविएट 148A में जो केविएट होती है वो 90 डेज के लिए होती है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स के लिए होती है। और ये यहाँ पे प्रिसेप्ट होती है 2 मंथ के लिए, क्योंकि मैं इसको इस तरह से आती थी 2 4 6। तो 2 मंथ्स के लिए ये अटैचमेंट क्या रहेगा अपना, वैलिड रहेगा। 2 मंथ्स के लिए ये अटैचमेंट वैलिड रहेगा। पर अगर यहाँ पे 2 कंडीशन होती है तो उस केस में ये जो अटैचमेंट है वो हमारा फर्दर इसका ऑर्डर होने वाला है। देखते क्या है। इट मीन्स कमांड और ऑर्डर। इट इज एन ऑर्डर और डायरेक्शन गिवन बाय कोर्ट। ये एक ऑर्डर है, डायरेक्शन है जो गिवन बाय द कोर्ट विच पास द डिग्री। ऐसा कोर्ट जिसने डिग्री पास की है उसके द्वारा दिया गया ऑर्डर और डायरेक्शन है टू कोर्ट विच वुड बी कॉम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट द डिग्री। ऐसी कोर्ट को जो कि जिस डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए कॉम्पिटेंसी रखती है टू अटैच एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेडी। जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को अटैच कर लो। हम एक कोर्ट को ऐसा डायरेक्शन दे रहे हैं। ये कोर्ट कौन सी है, ये कोर्ट वो कोर्ट है जो ना केवल इस प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करने की पावर रखती है बल्कि वो तो इस पूरे सूट को डिस्पोज ऑफ करने की लिए कॉम्पिटेंट है, जिसको हम एग्जीक्यूशन के माध्यम से जिसकी डिग्री इस कोर्ट ने पास की है। किसने, इस कोर्ट। समझ गए। ये कोर्ट की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए पूरी, वो सूट को ट्राई कर ले जिस कोर्ट की डिग्री, वो जिस कोर्ट में अटैचमेंट का, जिस केस में अटैचमेंट का ऑर्डर है। अपॉन एप्लीकेशन ऑफ डिग्री होल्डर कोर्ट इशू द प्रिसेप्ट। मैंने ऊपर लिख देते क्या, ठीक है। The court to which precept is sent shall proceed to attach the property in the same manner as attachment of property in execution of decree। ये जो कोर्ट है जिसको प्रेसिडेंट इशू किया है वो उस प्रॉपर्टी को ऐसे अटैच करती है जैसे कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में प्रॉपर्टी को अटैच कैसे करते हैं ये भी हम आगे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ये मैंने तो नहीं पढ़ा, आपको बता दूंगी मैंने कितना कंटेंट पढ़ा है। आपको एडिशनल करना है तो पारुल मैम करवा देगी। मैं बोल दूंगी कि ऑर्डर 21 जो है ना वो एक्स्ट्रा भी करवा दे, पर मैं आपको इंपॉर्टेंट जरूर टिक कराऊंगी कि वो ही करना। मतलब पढ़ा मैंने ऑर्डर 21 पूरा था, पर आप समझ रहे हैं, मैं सिर्फ उसका 30% करी, पूरा तो नहीं बोलूंगी। मेरे टीचर ने 106 रूल में से टोटल 40 या 50 रूल्स करवाए होंगे। 40 या 50 मान लो, 40 रूल्स करवाए। उन 40 रूल्स में भी मैंने सिर्फ 20 to 25 रूल्स ही किए। नहीं इंपॉर्टेंट होता, बैड लक होता है कि आपका एक नंबर मतलब आ जाए, वो भी बहुत कम मार्क्स का, वरना चांसेस बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, 20 25 मार्क्स। तो मैंने 20 से 25 परीक्षा रूल। मंथन में क्या सिलेक्टेड ही है, सिलेक्टेड ही पोर्शन दिया हुआ है? हाँ बिल्कुल सिलेक्टेड पोर्शन है आपका परीक्षा मंथन में भी। परीक्षा मंथन मैम में मुझे समझ नहीं आती कौन सी वाली बुक रिकमेंड करूं। परीक्षा मंथन वाली में भी बड़ी कंफ्यूजन होती है कौन सी देखो, परीक्षा की। मंथन में ना आपकी ना मेरे पास जो बुक है ना वो मैं बता देती हूँ। एक तो एक क्वेश्चन आंसर की बुक आती है, वो तो सिंपल दिख जाएगी, कोई छोटी छोटी होती है, पतली पतली सी छोटी छोटी होती है वो, है ना। परीक्षा मंथन की एक तो देखो मैं बता दूं आपको, अब आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और ग्रुप देखो। एक बार एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्यूरेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रिसेप्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 2 मंथ तक कंटिन्यू रहता है, उसके बाद नहीं रहता। जब तक कि 2 महीने बाद भी कंटिन्यू रह सकता है अगर जिस कोर्ट ने डिग्री पास की, अगर अगेन अगेन वो आ गया सेक्शन 37 हमने पढ़ा था कि कोर्ट विच पास डिग्री का मतलब क्या होता है। तो जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है उसके थ्रू अगर ये 2 महीने का टाइम एक्सटेंड कर दिया गया तो मतलब 3 महीने कर दिया, तो ये जो अटैचमेंट का ऑर्डर है, ये प्रिसिप्ट का ऑर्डर है जो, ये 3 महीने तक, अटैचमेंट का ऑर्डर नहीं, प्रिसिप्ट का ऑर्डर जो है ना, ये 3 महीने तक एक्सटेंड हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो कोर्ट है, ये मैं 46 को पढ़ती हूँ आपके लिए।
कि द कोर्ट टू विच प्रिस्क्रिप्ट इज सेंट shall proceed to attach the property in a manner provided in, ये पढ़ लिया हमने, provided no attachment under a prescript shall continue for more than 2 months, कि कोई जो अटैच अगर कर लिया तो यही यहाँ पे लिखना था। देखो ड्यूरेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रिस्क्रिप्ट का मतलब है कि इट द अटैचमेंट, यहाँ पे शब्द लिखिए जैसे आपको ड्यूरेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रिस्क्रिप्ट का मतलब ये है कि अटैचमेंट, यहाँ पे वर्ड लिखेंगे अटैचमेंट, अटैचमेंट जो है ना वो आपका 2 महीने तक रहेगा। उसके बाद अगर पीरियड ऑफ अटैचमेंट 2 महीने का टाइम जो है एक्सटेंड कर दिया गया तो सही है, ठीक है। और इसके अलावा एक और इसका 2 महीने से ज्यादा हो सकता है अगर बियॉन्ड एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड, उस बियॉन्ड एक्सपायरी ऑफ, unless beyond the expiry of such period decree has been transferred to the court by which attachment has been made and decree holder applied for the sale of properties। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले मैं गलत इंटरप्रेट करती थी और इसका मतलब सिंपल ये है कि ये है हमारी ट्रांसफरी कोर्ट जिसको हमने डिग्री ट्रांसफर करी है, सॉरी ट्रांसफरी कोर्ट नहीं, जिसको रश्मि की कोर्ट, उर्वी की कोर्ट, उर्वी की कोर्ट को मैंने प्रिस्क्रिप्ट इशू किया है। उर्वी जो है ना इसको प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करेगी 2 महीने तक। पर अगर सपोज करो मैं उर्वी की कोर्ट को पूरी डिग्री ट्रांसफर कर देती हूँ सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग, मैंने डिग्री पूरी ट्रांसफर कर दी, उस केस में ये अटैचमेंट जो है आपका लंबे पीरियड तक चल सकता है। ओवरऑल पहले तो मैंने सिर्फ अटैचमेंट का ऑर्डर करने के लिए उर्वी कोर्ट को बोला, मतलब मैंने सिर्फ प्रिस्क्रिप्ट इशू की है। पर इस बार मैंने क्या करा, जब अटैच कर लिया उर्वी की कोर्ट ने तो मैंने क्या करा, डिग्री को ही ट्रांसफर कर दिया। तो बिफोर एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड मतलब ये 2 महीने खत्म होने से पहले पहले, मैंने इसको बियॉन्ड पढ़ा था अभी है ना, 2 महीने खत्म होने से पहले पहले डिग्री हैज बीन ट्रांसफर टू द कोर्ट। डिग्री कौन ट्रांसफर कर रहा है, मेरी कोर्ट ने अगर डिग्री ट्रांसफर कर दी बाय विच अटैचमेंट हैज बीन मेड, मतलब उर्वी की कोर्ट को डिग्री ही ट्रांसफर कर दी। डिग्री होल्डर हैज अप्लाइड फॉर द सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी, और डिग्री होल्डर ने, ये भी कंडीशन साथ में साइमल्टेनियसली है कि डिग्री होल्डर ने भी यहाँ पे सेल के लिए अप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखिए पहले प्रिस्क्रिप्ट इशू किया, फिर यहाँ पे डिग्री ही ट्रांसफर कर दी, और यहाँ पे इस कोर्ट के पास उर्वी की कोर्ट के पास यहाँ पे डिग्री होल्डर ने सेल के लिए अप्लाई कर दिया कि इस प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट कर दो। तो डिग्री भी ट्रांसफर होनी चाहिए मेरी कोर्ट के थ्रू, ठीक है, और यहाँ पे डिग्री होल्डर भी सेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये अटैचमेंट जो है लंबे समय तक चल सकता है और कोर्ट अटैचमेंट के बाद उसको सोल्ड आउट कर दे। तो ये क्लियर है पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। मैम ये एप्लीकेशन दोनों कोर्ट में लग सकती है या सिर्फ उर्वी दी की कोर्ट में लगेगी? डिग्री होल्डर अप्लाइड फॉर द सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी, मेरे हिसाब से तो ये जिस कोर्ट ने अटैच किया है ना उर्वी कोर्ट ने, वही कोर्ट को एप्लीकेशन सेल, ठीक है। क्लियर नहीं लिखा हुआ यहाँ पे आपके सामने, देखो ये लिखा हुआ है unless before a determination of judgment has been declared transferred to the court by which attachment has been made, ठीक है। कोर्ट, एक सेकेंड, ट्रांसफर टू द कोर्ट, हाँ, by which attachment and decree holder has applied for the order for the sale of property, तो ये उर्वी की कोर्ट को ही यहाँ पे अटैचमेंट सेल, यहाँ पे क्लियर नहीं है, पर जिस कोर्ट ने अटैचमेंट किया ना उसी को ही सेल के लिए अप्लाई कर, ठीक है ना गरिमा। सेल ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ना, हाँ। होल्ड प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करने की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि उर्वी की कोर्ट ने अटैचमेंट कर दिया, ठीक है, अब अटैचमेंट कर लिया, और मेरी कोर्ट ने उर्वी की कोर्ट को डिग्री भी ट्रांसफर कर दी, और डिग्री ट्रांसफर कर दी, और डिग्री होल्डर ने सेल के लिए भी अप्लाई कर दिया उर्वी कोर्ट को कि भी सेल कर दो प्रॉपर्टी। तो उस केस में जो अटैचमेंट है ना वो 2 महीने से ज्यादा का हो सकता है। अब जब एप्लीकेशन अटैचमेंट की सेल करने की लगी डिग्री होल्डर के थ्रू, तो ऐसा तो नहीं कि हैंड टू हैंड सेल कर देंगे, 5-7 दिन तक प्रॉपर्टी और अटैच रहेगी, तो 2 महीने से ज्यादा अटैचमेंट हो सकता है, 2 सर्कमस्टांसेस, ये मतलब है, ठीक है ना नेहा गरिमा, फिर क्लियर है ना। ऑब्जेक्ट देखते हैं, टू इनेबल डिग्री होल्डर टू ऑब्टेन इंटरिम अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर विद इन जुरिडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट, मतलब डिग्री होल्डर जो है ना वो इंटरिम अटैचमेंट का ऑर्डर ले ले ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर विद इन जुरिडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट, ऐसी प्रॉपर्टी जो दूसरी कोर्ट के जुरिडिक्शन में है उसकी, उस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट का ऑर्डर लेने के लिए डिग्री होल्डर जो है ना, जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है, मतलब मेरी कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगाता है कि प्रिस्क्रिप्ट इशू करो, where it is apprehended that the degree holder may otherwise be deprived of fruits of degree, मतलब डिग्री होल्डर को लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी जो है उर्वी की जुरिडिक्शन में है, और उर्वी है ना उसको उर्वी की जुरिडिक्शन में है, ठीक है, और जो डिग्री होल्डर है वो उस प्रॉपर्टी को कभी भी बेच सकता है। इस केस में अगर डिग्री को ट्रांसफर करेंगे तो टाइम लग जाएगा,
तो मैं एज अ मेरी कोर्ट के पास डिक्री होल्डर एप्लीकेशन लगाता है कि प्लीज आप ऐसा करिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए प्रिसिप्ट इशू कर दे कि दूसरा कोर्ट उस प्रॉपर्टी को अटैच कर ले, सो दैट जजमेंट लेटर उस प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट ना करे। तो यहाँ पे मेरी कोर्ट उर्वी की कोर्ट को प्रिसिप्ट इशू करेगी, और इशू करने के बाद उर्वी की कोर्ट हैंड टू हैंड उस प्रॉपर्टी को अटैच करेगी। अब जजमेंट लेटर जो है ना, उस प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकता। मैं इस चीज को आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर कोई प्रॉपर्टी उर्वी के जुरिडिक्शन में है तो मैं इस प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकती। ये बात क्लियर थी ना अपन ने? ना तो मैं उस प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर सकती हूँ, ना ही मैं उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए या तो मैं डिग्री को ट्रांसफर कर दूं उर्वी को, या फिर अगर मैं प्रॉपर्टी को अटैच करना चाहती हूँ तो मैं प्रिसिप्ट इशू करूँ। ठीक है। फिर सेक्शन 47 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्या क्या क्वेश्चन डिटरमाइन कर सकती है? इजी इजी पॉइंट है, एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन। मतलब अगर ऑल क्वेश्चन, यहाँ पे मतलब क्या है? सपोज करो मेरी कोर्ट है रश्मि कोर्ट, मैंने कोई डिग्री पास की है, मैंने कोई डिग्री पास की है, तो मैं और मेरे डिग्री पास की और मेरे पास एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाई है, तो इन दैट केस आई एम एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, क्योंकि मेरे पास एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन डिग्री होल्डर ने लगाई। तो उस दशा में मैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो डिटरमाइन कर सकती हूँ। दूसरा, सपोज करो मैंने ये डिग्री उर्वी को ट्रांसफर दी कि उर्वी तू मैंने इसको एग्जीक्यूट करना। तो इस सिचुएशन में उर्वी जो है ना वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है, और उर्वी क्या क्या क्वेश्चन डिटरमाइन कर सकती है ना, वो भी सेक्शन 47 बता। एक एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पे पहले। देखो, whether decree is fully satisfied or some liability is still left to be discharged। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कोर्ट है, लक्ष्मी की कोर्ट है, केस चल रहा है हमारा शगुन और नेहा के बीच में, शगुन और नेहा के बीच में केस चल रहा है। अब क्या हुआ कि शगुन है डिग्री होल्डर, नेहा है जजमेंट डेटर। अब केस जो है ना, अब जज डिग्री पास हुई शगुन के फेवर में, शगुन ने मेरे को अप्लाई किया कि मैम एग्जीक्यूशन करवाइए आप। एग्जीक्यूशन हो गया, माल खत्म हो गया। अब डिग्री होल्डर जो है ना, यहाँ पे डिग्री होल्डर को दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि 5 लाख का पेमेंट था, इसको सिर्फ 4 लाख ही मिले। 5 लाख का पेमेंट था, पर जजमेंट डेटर ने अभी 4 लाख रुपए ही पे करे, और जजमेंट लेटर बोल रहा है नहीं मैंने तो 5 लाख पूरे पे कर दिए। समझ रहे हैं? जजमेंट लेटर ने 4 लाख ही पे करे, पर जजमेंट लेटर तो बोल रहा है कि मैंने 5 लाख रुपए पूरे पे कर दिए। तो क्या डिग्री फुल्ली सेटिस्फाई हो गई? 5 लाख रुपए पे कर दिए, जजमेंट लेटर सही बोल रहे हैं, लेकिन सम लायबिलिटी इज स्टिल लेफ्ट टू बी डिस्चार्ज। कुछ लायबिलिटी जजमेंट लेटर की बची हुई है। ये क्वेश्चन, अगर डिग्री होल्डर का दिमाग खराब हो रहा है कि मेरे तो 1 लाख रुपए नहीं मिले और जजमेंट लेटर बोल रहा है मैंने दे दिए, अब ये क्वेश्चन कौन सी कोर्ट में जाओगे? कोई दूसरा सेपरेट सूट फाइल करोगे? नो, दिस एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, मेरी कोर्ट ही ये डिसाइड करे। पर अगर मान लो डिग्री उर्वी की कोर्ट को ट्रांसफर होती, और उर्वी की कोर्ट में अगर ये सिचुएशन अराइज होती, तो उर्वी की कोर्ट इस समय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होती, तो उर्वी की कोर्ट ये क्वेश्चन को डिटरमाइन कर। ऐसे ही क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिलीवरी ऑफ पोजेशन सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री टू दी परचेज। कहने का मतलब क्या है? यही शगुन और नेहा के बीच में केस चल रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। नहीं, वो रुको, परचेज ने प्रॉपर्टी की परचेज की एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में। मैम प्रॉपर्टी अटैच हाँ करके अटैच हुई है सेल ना, कर हाँ दिए। हाँ। अटैच हुई है, ठीक है ना, डन। देखो क्या हुआ, शगुन और नेहा, क्या हुआ कि शगुन जो है ना, वो ने शगुन की फेवर डिग्री होल्डर शगुन, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नेहा जो है ना शगुन को 5 लाख रुपीज देगी, क्योंकि नेहा यहाँ पे जजमेंट डेटर है। अब शगुन जो है ना वो 5 लाख, नेहा जो है ना जजमेंट डेटर है, वो 5 लाख रुपए शगुन को नहीं दे रही, तो कोर्ट ने क्या करा, शगुन की सॉरी नेहा की इमोल प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया। अटैच करने के बावजूद भी नेहा जो है ना 5 लाख रुपए का पेमेंट नहीं कर रही। तो अब क्या होगा, कोर्ट क्या करती है, इस प्रॉपर्टी को सोल्ड कर देगी। क्या कर देगी? सोल्ड कर देगी। भाई बेचने के बाद जो भी 10 लाख रुपए आएंगे ना प्रॉपर्टी के बेचने के बाद, तो 5 लाख तो इसको दे देगा, और 5 लाख रुपए शगुन को देने पड़ेंगे ना, क्योंकि शगुन नेहा से 5 लाख रुपए मांगती है, कोर्ट ने डिक्री भी दी है।
ठीक है, अब ये सेल जिसको की है वो कौन है यहाँ पे, खरीदने वाला परचेजर। भाई परचेजर ने अपने 10 लाख रुपए दिए हैं और ये प्रॉपर्टी जो थी ना वो परचेजर ने यहाँ पे खरीदी। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिलीवरी ऑफ पोजेशन, डिलीवरी ऑफ पोजेशन, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, सॉरी डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी सोल्ड इन एग्जीक्यूशन टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री टू दी परचेज। मतलब अब परचेजर ने 10 लाख रुपए तो दे दिए पर इसको प्रॉपर्टी का पोजेशन ही नहीं मिला। जब डिग्री एग्जीक्यूट की जा रही थी तो उस टाइम परचेजर को कुछ प्रॉपर्टी सोल्ड की गई। उस प्रॉपर्टी के डिलीवरी और पोजेशन के लिए अब परचेजर बोल रहा है मैंने 10 लाख रुपए तो दे दिए पर जजमेंट डेटर जो है इस प्रॉपर्टी को खाली नहीं कर रहा, मुझे पोजेशन ही नहीं दे रहा, मैंने 10 लाख रुपए पे कर दिए कोर्ट के थ्रू। तो ये जो क्वेश्चन अराइज हुआ, ये जो यहाँ पे तिकड़म अलग सा कॉम्प्लिसिटी है, फिर से कॉम्प्लिकेशन जो है, इसको सॉल्व करने के लिए सेपरेट सूट फाइल नहीं होगा, ये सूट आएगा मेरे पास। ये जो प्रॉब्लम है मेरे पास आएगी क्योंकि ये इस मैटर से रिलेटेड। ये हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिलीवरी ऑफ पोजेशन सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री टू परचेजर एक्सप्लेनेशन 2 का बी पॉइंट। ऐसे ही वेदर एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल इज मेंटेनेबल। सेल को सेट असाइड करने के लिए हमारे पास होते हैं ऑर्डर 21 के रूल 89, 90 और 90। जो परचेजर को हमने अभी सेल की थी 10 लाख रुपए की, उस सेल को सेट असाइड करवाया जा। तो ये एप्लीकेशन जो है सेट असाइड की मेंटेनेबल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है और जो अब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, सॉरी डिग्री पास करने से मतलब ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो एग्जीक्यूट करी, चाहे उर्वी की कोर्ट है या मेरी कोर्ट। वेदर प्रॉपर्टी इज टू बी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, डिग्री की एग्जीक्यूशन में प्रॉपर्टी को अटैच किया जाना जरूर करना चाहिए। वेदर एनी पर्सन इज और इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टी। सपोज करो जजमेंट डिग्री होल्डर की तो डेथ हो गई, जो पैसा मांग रहा है जजमेंट डेटर से उसकी तो डेथ हो गई। अब डिग्री होल्डर जो है ना, उसकी डेथ होने के बाद उसका रिप्रेजेंटेटिव, 5 रिप्रेजेंटेटिव आए और सब बोल रहे कि मैं इसका वारिस हूँ, मैं इसका एयर हूँ, मैं इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अब कोर्ट ही डिटरमाइन करेगा हु इज द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पार्टी। ये क्वेश्चन भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिटरमाइन। तो ये जो एग्जाम्पल्स पढ़े ना सारे, ये एग्जाम्पल्स है किस चीज के? ये सारे क्वेश्चन जो एग्जीक्यूशन में बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, आप देख पाएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है ना, अगर ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इससे भी ज्यादा हो सकते हैं बहुत सारी, तो लिस्ट है ओनली अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज टू दिस सूट और देयर रिप्रेजेंटेटिव रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन डिस्चार्ज। ये सारे क्वेश्चन है ना, ये एग्जीक्यूशन डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। शैल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री, नॉट बाय सेपरेट सूट फाइल नहीं होगा, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही इसको डिटरमाइन करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन कोर्ट कैन नॉट गो बियॉन्ड डिग्री टू डिटरमाइन इट्स करेक्टनेस। भाई एग्जीक्यूटिंग कोर्ट मतलब उर्वी की कोर्ट है, फिर मेरी कोर्ट है जो डिग्री को एग्जीक्यूट कर रही है, उनको ऐसे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं ना, तो आप उनको देखिए। पर कोई ऐसा बोल रहा है कि डिग्री गलत है, इलीगल है, गलत है, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड डिग्री। डिग्री में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है, डिग्री को आप गलत नहीं बताओगे। आप एग्जीक्यूशन में क्वेश्चन उठाइए कि अटैचमेंट होना चाहिए नहीं रहना चाहिए, परचेजर को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए नहीं चाहिए। तो इन क्वेश्चंस के अलावा कोर्ट कैन नॉट गो बियॉन्ड डिग्री का मतलब है टू डिटरमाइन इट्स करेक्टनेस एंड लीगलिटी, कि डिग्री करेक्ट है या नहीं है। ये क्वेश्चन अगर कोई पार्टी उठाती है या फिर कोर्ट के दिमाग में भी आता है, तो वो कोर्ट अपना दिमाग नहीं लगाएगी। डिग्री इज प्रिज्यूम टू बी करेक्ट एंड लीगल। द कोर्ट शुड नॉट गो बियॉन्ड डिग्री टू डिटरमाइन इट्स करेक्टनेस एंड लीगलिटी। ऑब्जेक्ट क्या है? चीप एंड एक्सपीडियस रेमेडी फॉर डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन। भाई हम कोई भी क्वेश्चन अराइज हुआ, उसको एक्सपीडियसली और बिल्कुल कम कॉस्ट में हम उसको डिस्पोज ऑफ कर दे, खत्म कर दे, सो दैट की पार्टी को सेपरेट सूट फाइल नहीं करना। ठीक है, और मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को रोकने के लिए तो है ही, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट में लिख सकते हैं टू, एक बार क्या बोलेंगे, रिमूव मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग, प्रिवेंट प्रिवेंट, टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग, ये भी लिख लेंगे आप। ठीक है,
फिर फॉलोइंग क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए सारे, क्वेश्चन कौन कौन से होंगे। The first condition for applicability of section 47 is that question must arise between the parties to the suit and their representative। मतलब सेक्शन 47 में साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑल क्वेश्चन, मैंने लिखा भी टाइट आपके सामने कि ऑल क्वेश्चन अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज एंड देयर आर मतलब रिप्रेजेंटेटिव, उनके रिप्रेजेंटेटिव और पार्टीज टू सूट के बीच में जो भी क्वेश्चन अराइज होते हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो व्हाट इज अ पार्टीज टू द सूट और देयर रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है ये बताएं। तो पहली कंडीशन क्या है कि पार्टी टू द सूट होने चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में इट आल्सो इंक्लूड्स, मतलब पार्टीज टू द सूट आल्सो इंक्लूड्स plaintiff whose suit has been dismissed and defendant against whom suit has been dismissed shall be deemed to be parties to the suit। ये क्या बताया था उर्वी, इसका क्या होगा। देखो यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट है, बहुत ही याद कर लो, उसका तो दिमाग वाला है नहीं, मतलब बहुत इसको कहानी बनानी पड़ेगी इसके लिए कि प्लेंटिफ जिसका सूट डिसमिस किया गया है और जिसके अगेंस्ट में सूट डिसमिस किया गया है वो भी पार्टी टू द सूट मानी जाएगी। एक बार सोचने दीजिए, मुझे इसको सोचना पड़ेगा एग्जीक्यूशन में कैसे एग्जाम्पल ले इसको कि एक्चुअली मेरे के माइंड थोड़ा चल नहीं रहा ज्यादा, कल बता दूंगी इसको मैं आपको, है ना। एक्सप्लेनेशन 1 में लिखा हुआ है ये, सोच लेती हूँ मैं एक बार इसका, फिर बताती हूँ आपको। द परचेजर ऑफ प्रॉपर्टी सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री शैल बी डीम्ड टू बी पार्टी द सूट। तो आपको मैंने समझा दिया पूरा कि परचेजर है जिसने प्रॉपर्टी को परचेज किया है, जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में जो प्रॉपर्टी सोल्ड हुई ना उसका परचेजर है, वो हमारा पार्टी टू द सूट ही माना जाए। मतलब देखिए परचेजर इज अ थर्ड पर्सन टू whom द प्रॉपर्टी अटैच हैज बीन सोल्ड, जिसे अटैच्ड प्रॉपर्टी को सोल्ड किया है वो पार्टी नहीं है सूट की। केस जो है वो शगुन और नेहा के बीच में है। अब यहाँ पे नेहा जजमेंट लेटर जो है ना, इसकी प्रॉपर्टी अटैच की गई है, अटैचमेंट करने के बाद सेल की गई है और सेल करने के बाद खरीदने वाला जो है ना वो परचेजर है। ये परचेजर सूट की पार्टी नहीं है पर हम उसको डीम्ड मान रहे हैं कि वो सूट की पार्टी। तो अगर इनके बीच में या फिर इनके बीच में भी कोई क्वेश्चन अराइज होता है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्वेश्चन ऑफ सेटिस्फेक्शन डिस्चार्ज और एग्जी, ठीक है। ये मैं आपको कल बता दूंगी थोड़ा सा, है ना, पूछ लेना क्लास स्टार्ट होते हुए। वेदर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट मतलब इतना कोई लॉजिकल नहीं है, इसके लिए मेरे को एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपके लिए जनरेट करना पड़ेगा। मैम, हाँ अगर सूट डिसमिस होता है तब डिसमिस करने के बाद कोर्ट उसके आधार पे डिक्री तो पास करती ही होगी ना, हाँ। भले ही सूट डिसमिस हुआ हो। हम्म। तो उस रिगार्डिंग देखे तो फिर तब उस केस में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को भी पार्टीज टू द सूट मानते होंगे, पर ऐसा हो सकता है। एग्जीक्यूशन कहाँ पे आ गया यहाँ पे। जहां तक मैम मुझे याद है कि अगर सूट डिसमिस भी होता है तो फिर डिक्री तो पास होती ही है। अब मैं बताऊं यहाँ पे वो है, अब समझ में आ गया क्या था। अपन ने पढ़ा था ऑर्डर 15, ऑर्डर 15 में हमने पढ़ा था कि पार्टीज नॉट एन इशू, और फिर अपने रूल 2 पढ़ा था कि पार्टीज आर एट इशू और डिफेंडेंट, जैसे मान लो प्लेंटिफ है और बहुत सारे डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट 1 डिफेंडेंट 2 डिफेंडेंट। तो क्या है डिफेंडेंट 1 जो है ना ये कोई डिफेंस ही नहीं लेता, मतलब इन इस प्लेंटिफ और इन दोनों के बीच में कोई ना इशू फ्रेम ही नहीं होता, इशू फ्रेम नहीं होता। तो इसका सूट जो है ना कोर्ट डिसमिस कर देती है, डिसमिस कर देती है, इसको बोलती जाओ तुम्हारा तो कोई डिफेंस ही नहीं, कोई इशू फ्रेम नहीं हो रहा, तो तुम यहाँ से जाओ, डिसमिस कर दिया। और इन दोनों के रिगार्डिंग केस जो होता है ना वो प्रोसीड करता है, ठीक है, प्रोसीड करता है। अब इनका केस प्रोसीड किया, कोर्ट ने डिग्री दे दी, जो भी डिग्री आई इन तीनों के बीच में केस चल रहा है, कोर्ट ने डिग्री दे दी। अब डिग्री के बाद इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है डिग्री का। तो ये जो डिसमिस जिस प्लान डिफेंडेंट का केस डिसमिस हुआ है ना वो भी सूट की पार्टी माना जाएगा, मतलब अगर इसको भी कोई ग्रीवेंसेस एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे क्या माना जाएगा, पार्टी माना जाएगा। सही है क्या और भी जस्टिफाइड है ये, हाँ मैम, है सही ना। है। प्लेंटिफ whose suit has been dismissed और डिफेंडेंट अगेंस्ट whom suit has been dismissed। आप इसको देखना ऑर्डर, मैं समझा रही हूँ ऑर्डर 15 रूल 2 से कनेक्ट कर लेंगे। उसका जो 3 डिपेंडेंट है उसमें से एक के पास इशू फ्रेम नहीं होता, एक के पास डिफेंस ही नहीं है, तो कोर्ट का सूट डिसमिस करता है, रिमेनिंग 2 के अगेंस्ट प्रोसीड करता है ये। तो जो डिसमिसल डिसमिस हुआ ना जिसका सूट पहले, वो भी एग्जीक्यूशन के टाइम में पार्टी मान सकते हैं, ठीक है। ये हो सकता है, और भी सिचुएशन मेरे माइंड में आ रही सिचुएशन इन द सेंस कि इस एग्जाम्पल को मैं और भी अच्छे से बता सकती हूँ पर इतना नीड ही नहीं है, ठीक है। इनको याद कर लो बस, ऐसे सिंपल सिंपल से पॉइंट है, इनको कोई नहीं पूछता एग्जाम में,
अब मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आपको एग्जाम में लिखना क्या आउट ऑफ 47 में, तो ये आपको पूरा पूरा लिख देना है, ये पूरा पूरा लिख देना है, ठीक है। इसके बाद है ना, अगर क्वेश्चन बड़ा है ना तो फिर ये लिखना है, ये वाले पोर्शन, ये वाले पोर्शन जो है ना तब लिखना है इसके, और वो ऊपर वाला पॉइंट लिखना ही है जब 47 आए, और ये तो मैंडेटरी लिखना है। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको मैंडेटरीली एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट लिखना है, कि बीच वाला जो पोर्शन है ना, अगर बड़ा क्वेश्चन है, आपके पास टाइम भी हो, छोटा क्वेश्चन है पर आपके पास टाइम है तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत लिख के आ जाएगा। जैसे आपने क्या करा कि ना, फॉलोइंग क्वेश्चन ये करा आपने, बस ये, और जो हमारे बेरट की लैंग्वेज है ना, ये बस ये लिख दिया, ये मत लिखो। ऐसे ही यहाँ पे ये वाला पोर्शन बेरट का एक्सप्लेनेशन 1 है, तो यू में राइट डाउन, अगर आपका लिखने का मन है तो वैसे आप स्किप कर सकते हैं इसको, ठीक है। फिर वेदर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन गो बिहाइंड डिग्री बियॉन्ड डिग्री, ठीक है। तो जनरल रूल क्या है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट नॉट गो बियॉन्ड डिग्री बिहाइंड डिग्री टू डिटरमाइन इट्स करेक्टनेस एंड वैलिडिटी। बिहाइंड डिग्री बियॉन्ड डिग्री का मतलब है कि कोर्ट खुद से बैठी बैठी एग्जीक्यूटिंव कोर्ट देखेंगे कि वैलिड है या नहीं, करेक्ट है या नहीं। ये करेक्टनेस और वैलिडिटी को चेक करने का एग्जीक्यूटिव कोर्ट को बिल्कुल राइट देता है। उसका सिंपल सा है कि तुम्हारे पास डिग्री आई है, एग्जीक्यूट करवाओ, दैट्स इट। वैलिडिटी और करेक्टनेस को चेक करने का राइट नहीं है। इट मस्ट टेक डिग्री एज इट एंड एग्जीक्यूटेड, जैसे डिग्री इसको लो, एग्जीक्यूट कर दो। इट कैन ओनली डिटरमाइन क्वेश्चन एज टू एग्जीक्यूशन सेटिस्फेक्शन डिस्चार्ज अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज टू द सूट एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। जनरल रूल तो ये हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेंगे। ये एस भास्करन वर्सेस सेबेस्टियन, ठीक है, 2019 का केस है। सुप्रीम कोर्ट हैड दैट एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड द डिग्री बियॉन्ड द डिग्री, की कोर्ट करेक्टनेस और लीगलिटी को डिटरमाइन नहीं करेगी। पर इस एक्सेप्शन है, इस रूल के एक्सेप्शन है, ये जनरल रूल था, ये जनरल रूल था, इसका एक्सेप्शन है। मतलब इंस्टांस वेयर कोर्ट में गो बियॉन्ड डिग्री, किन किन सर्कमस्टांसेस में कोर्ट जो है डिग्री के बियॉन्ड या डिग्री के बिहाइंड जा सकती है। 3 सर्कमस्टांस है। अगर डिग्री वेग है, एम्बिग्यूअस है, वेग और एम्बिग्यूअस का मतलब, मान लीजिए मैं डिग्री को एग्जीक्यूट करने बैठी हूँ और मुझे पता है डिग्री वेग, वेग मतलब अनक्लियर है, प्रॉपर्टी जयपुर में सिचुएटेड है, लिखा हुआ जोधपुर है, वेग है। आगे जब फैक्ट्स देखते हैं तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि जयपुर में प्रॉपर्टी है, ये है, ये है, पर जब डिग्री देख रहे हैं तो जयपुर को जोधपुर कर दिया, समझ रहे हैं। तो मैं इसको उसके बियॉन्ड जाकर उसको एग्जीक्यूट कर दूंगी। द कोर्ट में इंटरप्रेट द डिग्री टू फाइंड आउट इट्स मीनिंग, इसके मीनिंग को फाइंड आउट करने के लिए कोर्ट बियॉन्ड डिग्री जा सकती है, उसको इंटरप्रेट कर सकती है, ठीक है। वरना जैसा लिखा हुआ है ना वैसा, पर अगर डिग्री एम्बिग्यूअस और वेग है, अनक्लियर है, in that case the executing court go beyond the decree and interpret the meaning and then execute, otherwise जैसी है वैसे execute करो। where there is an inherent lack of jurisdiction on the part of the court passing a decree, inherent lack of jurisdiction मतलब subject matter jurisdiction। अगर कोर्ट के पास सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन नहीं था, कोर्ट के पास सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन नहीं है, मतलब ऐसी कोर्ट ने डिग्री पास कर दी जो फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट ने डिग्री पास कर दी ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, कर ही सकती, सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन है। मेरे पास डिग्री एग्जीक्यूट और मेरे को ट्रांसफर कर दी डिग्री एग्जीक्यूट कर, मैं ट्रांसफरी कोर्ट में देख रही हूँ कि यहाँ पे तो इनहेरेंट लैक ऑफ जुडिक्शन है, मतलब जुडिक्शन ही था कोर्ट के पास। इन दैट केस आई विल गो बियॉन्ड डिग्री बिकॉज इट डिग्री इज वॉइड, इनवैलिड। मैंने आपको बता दिया वॉइड होती डिग्री। यहाँ पे मैं बियॉन्ड डिग्री जाके इसको मना कर दूंगी एग्जीक्यूट करने के लिए, फिर जो भी मुझे करना होगा प्रोसेस, वो प्रोसीजर का पार्ट है। स्नेहलता वर्सेस पुष्पलता 2019 का केस है। सुप्रीम कोर्ट held that executing court has no jurisdiction to decide whether the court which passed decree had a territorial jurisdiction or not because it does not constitute inherent lack of jurisdiction। कहने का मतलब ये है कि जहां पे inherent lack of jurisdiction है, मतलब सब्जेक्ट मैटर jurisdiction है, in that case executing court जो है ना उसको एग्जीक्यूट करने से मना कर सकती है या फिर डिग्री के बियॉन्ड हो सकती है। तो अगर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का लैक हो या फिर पिक्यूनियर जुरिडिक्शन का लैक हो तो फिर दिखेगा सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एग्जीक्यूटिंग कोर्ट हैज नो जुरिडिक्शन टू डिसाइड वेदर द कोर्ट व्हिच पास अ डिग्री हैज अ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन और नॉट। सपोज करो मैंने मेरी डिग्री पास की थी और मैंने उर्वी की कोर्ट को भेजी है। अब उर्वी की कोर्ट जो है ना वो बोल रही कि रश्मि मैम को तो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन था ही, ये बोलने का अधिकार उर्वी की कोर्ट को नहीं है। पर हाँ, अगर मेरे पास पिक्यूनियर जुरिडिक्शन नहीं है तो उर्वी की कोर्ट जो है ना
ये बोल सकती है कि मैम के पास सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन नहीं था, क्योंकि ये इनहेरेंट लैक ऑफ जुडिक्शन मानती है और डिग्री वॉइड होती है, तो उसका उस चीज में एग्जीक्यूट करने का सेंस डेवलप नहीं होता। पर अगर पिक्यूलियर टाइटल जुडिक्शन नहीं है, इन दैट केस उर्वी कोर्ट को लगता है, तो उर्वी कोर्ट ये डिसाइड करने के लिए एंटाइटल्ड है ही नहीं, बिकॉज बिकॉज इट डज नॉट, मतलब टाइटल जुडिक्शन जो होता है ना, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट इनहेरेंट लैक ऑफ जुडिक्शन। लास्ट है, when decree is obtained by fraud or collusion, अगर डिग्री फ्रॉड और कल्यूजन से ऑब्टेन की गई है, the executing court can refuse to execute it। अगर फ्रॉड और कल्यूजन के कारण डिग्री ऑब्टेन की गई है, तो उस केस में एग्जीक्यूटिंग कोर्ट मना कर दे, क्योंकि पार्टीज के बीच में फ्रॉड था, कल्यूजन था। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इसमें डिग्री के बियॉन्ड जाकर एग्जीक्यूट करने से मना ही कर दे, यहाँ पे भी एग्जीक्यूट रिफ्यूज कर दे। बियॉन्ड डिग्री का मतलब क्या होता है कि मैं इन बियॉन्ड डिग्री का मतलब है कि जब उर्वी की कोर्ट को मैंने डिग्री दी, तो उर्वी की कोर्ट को ऑब्जेक्शन करने का राइट नहीं है, जैसी डिग्री है वैसे एग्जीक्यूट करनी पड़ी। पर बियॉन्ड बिहाइंड अ डिग्री देने का मतलब है कि उर्वी कोर्ट मना कर रही है, where there is a fraud and collusion, where there is the inherent lack of jurisdiction, when there the degree is vague and ambiguous and ambiguous, sorry, unambiguous। बताइए, डाउट किसी को लग रहा है तो